Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of our HVAC technology subject. The topic that we are going to start today is our last topic in our course outline और बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा भी एक टॉपिक है और एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक क्रूशल टॉपिक है क्योंकि बेसिकली आप कह लें कि जो अभी हम सारा HVAC के बारे में हम जो पढ़ते हुए आए हैं शायद उसकी जो ये टॉपिक है ये बेसिकली उसकी एप्लीकेशन से समवट रिलेटेड है या फिर उस पार्ट से रिलेटेड है जो कि कोर्स के स्टार्ट में बेसिकली कह लें कि हम एम फॉर करते हैं कि लाइक विल बी एबल टू डिज़ाइन अ सिस्टम या फिर हम जो है सिंपल एक कूलिंग लोड या हीटिंग लोड हम निकाल सकेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है आज हम जो है हीटिंग लोड से स्टार्ट लेंगे और उसके बाद जो हम एक सिंपल एक जो है एक सिस्टम भी हम एक डिज़ाइन करेंगे, कूलिंग लोड निकालेंगे और उसके बाद एक मिनी एक सिंपल एक हम जो है कह लें कि सिस्टम भी हम डिज़ाइन करेंगे जो कि रेडिएटर जो है हीटिंग के ऊपर चल रहा होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट लाजमी बात है उसका हीटिंग लोड कैलकुलेशंस के हवाले से। सो एनीवेज विल start the lecture now. Primary function of air conditioning system is to maintain the condition space required at required temperature, moisture content, air quality and noise. देखें जो भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कह लें जो पर्पज़ है उसका वो यही है ह्यूमन कंफर्ट। ठीक है कि जो भी आप लेट्स से अगर आपके पास एक रूम है, अगर हम ह्यूमन कंफर्ट की बात करें या हम कह लें कि रेजिडेंशियल एयर कंडीशनिंग की बात करें तो जो भी रूम का टेम्परेचर है एक फेवरेबल टेम्परेचर मेंटेन करना, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो उसको मेंटेन रखना, एयर क्वालिटी जो है वो उसको मद्देनज़र रखना और लाजमी आता है नॉइज़ वगैरह भी ना हो। तो ये जो है कह लें कि हमारी कंसिड्रेशन होती हैं। ठीक है, अब लाजमी होता है अगर जो है लेट्स से वो डिफरेंट कोई अगर एप्लीकेशन है लेट्स से डाटा सेंटर्स हैं तो वहाँ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट वगैरह डिफरेंट होंगी। एनीवेज cooling, heating and heating load calculation are done to ensure that the cooling and heating equipment designed or selected serves the intended purpose of maintaining the required condition in the condition space। ठीक है, लाजमी बात है जो भी हम यूनिट हम परचेज कर रहे हैं लेट्स से हमारा एक ही एम होता है कि जी लेट्स से आपने एक रूम के अंदर आपने कहा जी मैं 1.5 टन का एसी लगवा दिया तो लाजमी होता है आप यही एम करेंगे कि ये रूम को चिल रखे, ना कि जो है वहाँ सफोकेशन हो या फिर वो कंप्लीट कूलिंग ना करे। सो लोड क्या है बेसिकली? Load is the amount of heat in BTU per hour or watts required to be removed or added to bring the condition space to the desired condition। देखें हमारे पास जो भी बॉडी है, कोई भी मैकेनिकल मशीन है, कोई लेट्स से अगर ह्यूमन भी है, ठीक है, सो लाजमी होता है हम हीट रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो भी वो आपके पास जो है लेट्स से देखें लेट्स से अगर रूम के अंदर टीवी है तो लाजमी होता है टीवी चलेगा तो वो भी लाजमी होता है कुछ ना कुछ हीट एमिट कर रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। बल्ब आपके हैं या ट्यूब लाइट्स है या LED लाइट्स हैं या फैंस हैं, हर एक का कोई ना कोई वो एक अमाउंट ऑफ हीट है जो कि वो रिलीज़ कर रही होगी। सो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो इनर टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, वो वेरी करता है। सो लोड जो है बेसिकली कह लें कि वो तमाम उन हीट को कलेक्टिवली हम बात करें कि ये अमाउंट ऑफ हीट है जो कि हमने इस रूम से रिमूव करनी है। फिर लाजमी होता है रूम के अंदर आपके पास विंडोज़ के थ्रू भी आपके पास जो है कह लें ट्रांसमिशन हो रही है या अगर विंडो है सो हो सकता है कि वहाँ से हीट वगैरह भी आ रही हो। तो लोड दो तरह के जी हो सकते हैं, कूलिंग लोड हो सकता है, हीटिंग लोड हो सकता है। कूलिंग लोड इज़ द नेट अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ टू बी रिमूव फ्रॉम अ स्पेस टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड कंडीशनिंग इन द स्पेस, या फिर कह लें कि जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर हमने लेना लाजमी होता है, हमें हीट टेक अवे रिमूव करनी होगी। हीटिंग लोड के अंदर दैट इज़ द नेट अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कीप द बिल्डिंग एट द डिजायर्ड कंडीशन। सो बेसिकली ये कह लें कि अब यहाँ हम हीटिंग के अंदर हम हीट इंजेक्ट कर रहे हैं कि रिक्वायर्ड कंडीशंस पे वो रहे। अगर हम बात करते हैं हीटिंग लोड कैलकुलेशंस जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि ज़रा सिंपल है रिलेटिवली। इंडोर एयर टेम्परेचर डिक्रीज अकर्स फॉर 2 रीजंस। ठीक है, क्या रीजंस हो सकते हैं कि जी आपका रूम का टेम्परेचर आपका फॉल कर रहा है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वार्म एयर इनसाइड टू द कोल्ड एयर आउटसाइड थ्रू वॉल्स, विंडोज एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग एनवेलप। ठीक है, लेट्स से रूम आपके पास दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है, सो लाजमत है वहाँ से भी एयर हॉट साइड से कोल्ड की तरफ जो है वो मूव करेगी, या वॉल्स के थ्रू भी ट्रांसमिशन हो सकती है, विंडोज़ के थ्रू भी हो सकती है।
या फिर जो है आपके पास लीकेज ऑफ कोल्ड एयर थ्रू ओपनिंग्स इन द बिल्डिंग, ठीक है, जिसको हम इन्फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, लेट से कहीं क्रैक वगैरह है, ठीक है, या फिर आपने लेट से वो एसी का पाइप गुजारने के लिए हम जो है वो कह लें कि वो होल एक थ्रू करते हैं, लाजमत अगर वहाँ से स्पेसिंग हो सकता है वहाँ से जा रही है। सो बेसिकली ये इन्फिल्ट्रेशन है कि जहाँ से अनफिल्टर्ड या अनप्रोसेस्ड एयर जो है वो रूम के अंदर आ रही है, डोर के नीचे जो है बेसिकली ओपनिंग होती है, ठीक है, लाजमत है। सो वहाँ से भी आपके पास इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। तो अब होगा क्या कि जी हीट मस्ट बी कंटिन्यूअली एडेड टू द इंटीरियर ऑफ द बिल्डिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन अ डिज़ायर्ड टेम्परेचर। लाजमत अब हमें हीट कॉन्टीन्यूसली सप्लाई करना होगी, अगर हम हीट नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी जो है रूम का जो टेम्परेचर हमने मेंटेन किया वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसमें बात करते हैं, ठीक है, कि क्यू इन क्या है, क्यू आउट क्या है, ठीक है, यानी कि हीट सप्लाइड कितना हो रहा है और हीट लॉसेस कितने हो रहे हैं एयर से आउटसाइड में। सो बेसिकली फ़र्क क्या हो रहा है, हीट कंटेंट में चेंज हो रहा है, और हीट कंटेंट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज़ एंथैल्पी। सो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास ये रिलेशन मौजूद है, HCH इज इक्वल टू क्यू इन माइनस क्यू आउट। ओके, रूम एयर शुड रिमेन एट अ कांस्टेंट एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है। अगर आपके पास जो है रूम एयर का जो है आपने मेंटेन करना है एक हाई टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब है कि एंथैल्पी जो है आपके पास ये कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि चेंज जो है ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब है क्यू आउट अगर आपके पास ये ज़ीरो हो जाएगा तो लाजमी बात है HCH जो है ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक हो गया। तो अगर आपने जो है कह लें कि अगर आपने चेंज इन एयर एंथैल्पी को आपने अगर चेंज होने से बचाना है, तो बेसिकली आप यूँ समझें कि जितना हीट लॉस हो रहा है अगर हम उतना ही हीट इन करते रहें, तो ये जो चेंज है आपके पास एयर रूम एंथैल्पी में, ये आपके पास हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। तो इस तरह जो है हम कह लेंगे रूम का टेम्परेचर जो भी हमारा डिज़ायर्ड टेम्परेचर है हम वो मेंटेन कर सकेंगे। जो कि आप यहाँ देखो, आपको यहाँ दिखा भी रहा है कि क्यू इन जो है वो सप्लाई हो रहा है, क्यू इन इज इक्वल टू क्यू आउट है, ठीक है। चेंज जो है वो चेंज इन एंथैल्पी ज़ीरो है, टेम्परेचर चेंज ज़ीरो है, सो आउट भी हीट लॉस भी उतना हो रहा है। सो इस तरह हमने टेम्परेचर वहाँ सराउंडिंग में मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे पहले रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र पे, ठीक है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है कि Q इज़ इक्वल टू 1/R मल्टीप्लाई बाय A और टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। यहाँ Q आपके पास है हीट ट्रांसफ़र रेट के किस रेट पे वो आपके पास जो वॉल है कह लें या फिर ओपनिंग है कहीं, वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। R जो है वो बेसिकली थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल है, और फीट स्क्वायर फ़ारेनहाइट पर BTU में, कि आपके पास जो है जो भी मटेरियल है या लेट से आपने वॉल बनाई है हमारी जिस तरह कॉमन ब्रिक वगैरह, तो इसकी भी कोई ना कोई थर्मल इसकी रेजिस्टेंस होगी कि कितनी एक जो है ये हीट थर्मल रेजिस्टेंस जो है एक पैरामीटर है जिससे हम ये बता सकते हैं कि जी आपके जो है कितनी इजीली कह लें कि आपके एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर इंसुलेशन वगैरह करेंगे तो उनका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, सो उसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कम होगा, ठीक है। जिस तरह हम थर्मोस में पानी गर्म रखते हैं या वाटर कूलर यूज़ होता है, आप बर्फ़ डाल के कूलर में डालते हैं ताकि ज़्यादा देर तक ठंडा रहे, ठीक है। तो ये चीज़ है। एरिया ए जो है डैट इज़ द सरफेस एरिया थ्रू विच हीट फ्लोज, जो कि स्क्वायर फीट में है। उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस है TH माइनस TL, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस विच हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये हमारे पास है सबसे पहले कि अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हमने निकालना हो कि अगर ये हमारे पास वॉल है और चलें एक पूरा कमरा बना लेते हैं, ठीक है जी, ये आपके पास कमरा है और ये आपने जो है ना AC लगाया खूबसूरत सा, ठीक है। सो हीट जो है यहाँ कह लें कि लेट से विंटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि आपके पास यहाँ से हीट जो है वो ट्रांसफ़र बाहर हो रही है और आप ये जानना चाह रहे हो कि किस रेट पे ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसके लिए ये रिलेशन है ताकि आपको इससे ये आइडिया हो जाएगा कि आपने जो है यहाँ कितनी कैपेसिटी लेट से आपने जो है लगाना है। AC की क्या कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो आपके पास BTU पर और जो है वो कैपेसिटी उसकी हो, ठीक है। एनीवेज, तो
थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ हीट थ्रू इट, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैव अ विद अ हाई आर वैल्यू आर डिजायरेबल टू रिड्यूस हीट लॉसेस, ठीक हो गया। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस बिल्डिंग मटेरियल यूजुअली लिस्टेड इन टेबल्स, मुख्तलिफ टेबल्स मौजूद हैं। एशरे की गाइडलाइंस हैं 97 की, 2003 की, जो हमारी बुक हम पीटा यूज़ कर रहे हैं रेफरेंस बुक किस टॉपिक के लिए, वहाँ भी उसमें बेतहाशा टेबल्स मौजूद हैं। तो देखो जो हमने यहाँ बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स विद हाई आर वैल्यू आर डिज़ायरेबल टू रिड्यूस हीट लॉसेस, ठीक है। अब हमारे तो खैर यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, बट जो बाहर है आपको पता है कि दरमियान में इंसुलेशन वगैरह जो है कराते हैं स्पेशल, ठीक है, ताकि हीट लॉसेस ना हो। एनीवेज आगे चलते हैं, और यहाँ एक ये सिंपल सी एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक वॉल है जो कि लेंथ उसकी 110 फीट है और उसकी जो विड्थ है वो हमारे पास 20 फीट है, ठीक है। और जो है 4 इंच कॉमन ब्रिक यहाँ यूज़ हो रही है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ द वॉल इज़ 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि कमरे के अंदर आप समझ लें कि लेट्स से वो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट है। एंड ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ द सरफेस द टेम्परेचर इज़ 25 फ़ारेनहाइट, और बाहर जो है वो 25 फ़ारेनहाइट है, यानी कि टेम्परेचर माइनस में कहीं चल रहा है। सो व्हाट इज़ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल। वॉल जो है देखो आपको यहाँ बता दिया कि जी 4 इंच कॉमन ब्रिक है। अब ये टेबल है एक, ठीक है। अब टेबल में अगर आप ये देखो तो इसी तरह डिफरेंट मटेरियल्स लिखे होते हैं, ठीक है। जिस तरह ये देखो, ये आपके पास एक कॉमन ब्रिक है, कॉमन ब्रिक की आप रेजिस्टेंस देखो पर इंच में आपको गिवन है 0.2 इंच। तो इसका मतलब है अगर ये 4 इंच कॉमन ब्रिक है तो हमारे पास ये हो गया 4 इंटू 0.2 या फिर 0.8 इंच रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ देखोगे कि हमने जब रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हमने वो निकाला, सो 1/0.8 मल्टीप्लाई बाय 110 और 20, जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2200 स्क्वायर फीट बना एरिया इसका, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 40 के साथ, ठीक है। 40 जो है आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस है, देखो ये 65 है, ये 25 है, तो 65 माइनस 25 इज इक्वल टू 40। सो यहाँ से ये 40 आ गया। सो ये तमाम चीज़ें हमने जो है डिस्कस कर ली। सो ये देखो 110,000 BTU पर आवर, ठीक है। तो यानी कि इस वॉल के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो बेसिकली आपके पास अगर आपने जो है निकालना हो, टन में निकालना हो, सो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 110,000 डिवाइडेड बाय 12,000, ठीक है, क्योंकि एक टन में ना 12,000 BTUs होते हैं, ठीक है। सो आप इसको भी कर दो, सो 110 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तकरीबन कोई 9 पॉइंट समथिंग टन ये बेसिकली बन रहा है हीटिंग में, यानी कि लाजमी आता है। खैर ये लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं इधर, ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो है हम बात कर लेते हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ सरफेस एयर फिल्म। देयर इज़ अ वेरी थिन फिल्म और फिल्म ऑफ स्टिल एयर ऑन ईच साइड ऑफ द सॉलिड बिल्डिंग एलिमेंट सच एज वॉल और रूफ। रेजिस्टेंस ऑफ एन एयर फिल्म डिपेंड्स ऑन द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है या स्लोप है, एंड ऑन द एयर वेलोसिटी नियर द सरफेस। फॉर विंटर कंडीशंस यानी कि हीटिंग लोड, आउटडोर वेलोसिटी इज एज्यूम्ड टू बी 15 माइल्स पर आवर। फॉर द इंडोर सरफेस ऑफ एनी बिल्डिंग एलिमेंट स्टिल एयर इज एज्यूम्ड, ठीक हो गया। अच्छा, ये एक जो है ना एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों ने जो है हीट एंड मास ट्रांसफ़र का कोई सब्जेक्ट जो है अगर आप लोगों का आ गया तो आपने कवर किया होगा। बेसिकली बाहर होता क्या है कि आपके पास ये वॉल है, दरमियान में आप ये गैप खाली छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर ये आउटर वॉल आती है। तो होता क्या है कि दरमियान में यहाँ एयर मौजूद है, और एयर जो है वो आपके पास एक एक्सीलेंट कह लें कि थर्मल या इंसुलेशन के तौर पे एक्ट कर रही होती है, और आप इस केस में देखेंगे भी, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ ये बात की है वहाँ यह कि लेट से आपने ब्रिक्स लगाई, अब लाजिम बात है आपने एक ईंट दूसरी ईंट के साथ रखी, मगर हो सकता है कि उसमें स्मॉल पोर्स रह जाएं, या जब आप ईंटें जोड़ रहे थे हो सकता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या स्मॉल लेवल पे वहाँ लाजिम होता है कुछ गैप्स रह जाएं। आपने सीमेंट किया, ठीक है, सीमेंट आपने बज़ाहिर देखने में तो 100% एक्यूरेट है, मगर हो सकता है कहीं ना कहीं एयर पॉकेट से इस तरह की चीज़ें बन जाएँ। तो होगा क्या कि वो जो एयर पॉकेट्स हैं वो भी थर्मली इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करेंगे। या जो ये हमारे पास केस है जो मैंने आपको बताया कि दो वॉल्स हैं उनके दरमियान हम गैप रखते हैं स्पेशल 2 इंच का, 4 इंच का,
कि जो है ये एज ए एक्ट करेंगी, एज एन इंसुलेटर एक्ट करेंगी, ठीक है। बिल्कुल इसी की एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल रहा है कि जहाँ लोगों ने लेट्स से घरों में आमतौर पे एसी लगाया था, तो उसको कोशिश की जाती है कि जी उसकी हम फॉल सीलिंग करा दें। अब फॉल सीलिंग में देखो लेंटर आपका लेट से पड़ता है 10 फुट पे या 11 फुट पे, फ़र्ज़ किया फॉल सीलिंग आप करा लेते हो 9 फुट पे, ठीक है। अब दरमियान में वो जो फुट गैप है, ठीक है, अब देखो तो वो जो एयर वहाँ मौजूद है बेसिकली एज एन इंसुलेटर काम कर रही होगी रूफ से। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि फॉल सीलिंग कराने के बाद एयर कंडीशनर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक तो वजह उसकी ये भी है कि आपके पास जो रूम का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, जो एक मेन रीज़न है। और दूसरी रीज़न ये भी है कि अगर वो लेट से रूम फर्स्ट फ्लोर पे है तो हमारे पास जो इंसुलेशन जो अब आपने वो बना दिया एक स्टील एयर की एक इंसुलेशन, एक सरफेस एयर फिल्म जो बेसिकली आपके फॉल सीलिंग और लेंटर के दरमियान मौजूद है, वो एज एन इंसुलेटर काम कर रही है। तो यानी कि जो भी हीट आपके रूफ पे पड़ रही होगी उसको काफ़ी हद तक वो एब्जॉर्ब करेगी और उसके बाद फॉल सीलिंग के थ्रू वो नीचे आएगी। तो ये वजह है। ओके, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जी यहाँ हमारे पास एक वॉल है किसी सुपरमार्केट की विच इज़ 80 फीट बाई 18 फीट। द टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द स्टोर इज 70 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द इनसाइड सरफेस ऑफ द wall is 60 degree Fahrenheit. What is the heat loss through the wall? अच्छा, अब हो क्या रहा है कि आपने रूम में कह लें कि डेवलप किया हुआ है लेट्स से 70 डिग्री जो है हमने डेवलप किया हुआ है आपके पास रूम में, मगर जो वॉल को अगर आप हाथ लगाते हैं तो वॉल लेट्स से अगर आउटसाइड से इन कांटेक्ट है तो वॉल पे जो आपको हाथ लगाने पे या सेंस करने पे जो टेम्परेचर मिल रहा है वो मिल रहा है 60 फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ देखना है कि हमारे पास अब हीट लॉस कितना हो रहा होगा थ्रू द वॉल। ओके, सो अच्छा, एनीवेज एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो एक हम जनरल एजम्पशन जो यहाँ हमने लिया वो ये भी है कि आपके पास कोई भी आपके पास वॉल है, ठीक है, उसमें एक बिल्कुल थिन फिल्म आपके पास एयर की ज़रूर होगी ऑन ईच साइड ऑफ अ सॉलिड बिल्डिंग एलिमेंट, यानी कि वॉल या रूफ। लेट से अगर आपने ये वॉल बनाई है, ठीक है, तो आप फ़र्ज़ करें कि एक इमेजिनरी एक थिन लेयर जो है यहाँ आपके दरमियान मौजूद होगी एक एयर की, यानी कि लाजमी बात है एक यहाँ एयर तो हर जगह मौजूद है, तो वो एक बिल्कुल उसके साथ भी एक एयर होगी। तो अब हमने डिटरमिन करना है कि हीट लॉस कितना है। सो सिंपल 1/r इंटू ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास 10 का है, एरिया जो है वो आपके 80 और 18 फीट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 1440 बनेगा। क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये हमारे पास r जो है 0.68 कैसे आया। तो ये देखें जी, अब आप देख रहे हो कि आपके पास यहाँ वॉल है और वॉल आपके पास जो है यूँ वर्टिकल है, ठीक है। तो ये देखें अब आप स्टील लेयर जो है वर्टिकल है, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो हमारे पास कैसे है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और इसके लिए r की वैल्यू देख रहे हैं 0.68 है, तो इस तरह हमने ये 0.68 लिया। देखो वॉल आपके पास जो है वर्टिकल है, यानी कि अगर मैं यूँ 3D में बनाने की कोशिश करूँ तो वॉल आपके पास कुछ ऐसे करके है, ठीक है। यहाँ ये हमने खूबसूरत सी ईंटें बना दी हैं, ठीक है, मगर जो इसका हीट ट्रांसफ़र है, ठीक है, वो आपके पास हॉरिजॉन्टल है, यानी कि लेट से कुछ ऐसे करके जिस तरह ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये वैसे गलत बन गया, ये देखें ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। सो इस वजह से वहाँ देखा आपने 0.68 था तो हमने वो ये वैल्यू ले ली। ओके, आगे चलते हैं जी। ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस, हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल्स, रूफ, फ्लोर एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग थ्रू द एयर फिल्म ऑन वन साइड, थ्रू सॉलिड मटेरियल एंड देन थ्रू द एयर फिल्म ऑन द अदर साइड। इनके वो तमाम ये जो हमने हीट लॉसेस अभी कवर किए इन तमाम को हम एडअप कर दें तो उसको हम ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं, ठीक है। आर नॉट ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 इस तरह इंडिविजुअल है। फॉर इंस्टेंस अब हमारे पास एक और एग्जांपल है
द एक्सटीरियर वॉल ऑफ अ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ 8 इंच सैंड एंड ग्रेवल एग्रीगेट कंक्रीट, ठीक है, यानी कि नॉट ओवन ड्राइड, यानी कि जिस तरह हमारी तैयार छतें वगैरह होती हैं कुछ इस तरह का ये कॉम्बिनेशन है। R5 इंसुलेशन है दरमियान में एंड 1.5 इंच जिप्सम बोर्ड लगा हुआ है इनसाइड पे। द वॉल इज 72 फीट लॉन्ग एंड 16 फीट हाई। द इंडोर एंड आउटडोर टेम्परेचर आर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड -10 फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल। अब देखें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले लाजिम बात है एक इनर एयर फिल्म डेवलप होगी, उसके बाद आपके पास ये जिप्सम बोर्ड है, जिप्सम बोर्ड के बाद R5 इंसुलेशन है, उसके बाद ये कंक्रीट आएगी और कंक्रीट के बाद आउटसाइड एयर भी होगी। तो इनसाइड एयर फिल्म के लिए 0.68 अभी देखें हमने लास्ट एग्जांपल में भी यूज़ किया। जिप्सम बोर्ड के लिए आपके पास ये 0.45 होता है, ठीक है, जिस तरह टेबल्स है उसमें खैर ये गिवन है। और R7 इंसुलेशन आई बिलीव नहीं, इसमें नहीं है, सो नहीं इस एग्जांपल में यहाँ नहीं है। अलबत्ता R7 इंसुलेशन के लिए जो है जो थर्मल रेजिस्टेंस है डेट इज़ 5। कंक्रीट जो है हमारे पास उसके लिए थर्मल रेजिस्टेंस होती है 0.08 पर इंच, ठीक है, और चूंकि ये 8 इंच है सो मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो वो हमारे पास बन गया 0.64। आउटसाइड एयर फिल्म के लिए अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो 0.17 होगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये विंटर कंडीशन है, ठीक है, ये विंटर कंडीशन में देखो आपके पास ये 0.17 मौजूद है, तो हमने 0.17 ले लिया जो कि ओवरऑल ऐड करने पे बना 6.94। और सिंपल वही फार्मूला जो अभी हमने कवर किया वही यूज़ किया, सो हमारे पास हीट ट्रांसफ़र आ गया जी 13280 BTU पर और। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट पे, ठीक है। बहुत सारे टेबल्स हैं दैट डू नॉट लिस्ट द रिजल्ट एज ओवरऑल रेजिस्टेंस बट ओवरऑल कंडक्टेंस कॉल्ड द ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। सो इसको हम U से डिनोट करते हैं। U इज़ बेसिकली ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इन BTU पर और फीट स्क्वायर पर फ़ारेनहाइट। और इसका फार्मूला जो बनता है हीट ट्रांसफ़र का अब Q इज इक्वल टू UA/TD। अब U जो है वो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है जिसमें ये तमाम चीज़ें जो कि हमने यहाँ देखें, अब ये देखें आपके पास ये कितने आइटम्स थे और ये बहुत हेक्टिक हो जाता है कि अगर आप एक की थर्मल रेजिस्टेंस ऐड करें, दैट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट और ये नहीं हो सकता। यानी कि अगर लेट्स से आपने एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट पे आपने काम करना है तो आप तो फिर इसको जिसे कहते हैं कि आप फिर ये तो लेके ही आपको बैठ जाएगा। तो एनीवेज क्या करते हैं हम कि ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र इसको U की फॉर्म में हम मेंशन करते हैं कि ये तमाम जो इसमें स्मॉल जो कह लें कि ये जो चीज़ें ये तमाम उसमें ऐड अप हो जाएं, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, अब हमारे पास वॉल है, देखो वॉल में आपको यहाँ बता रहा है कि जी अगर जो है आपके पास वॉल है और उसमें एक आपने वुडन फ्रेम लगाया हुआ है खिड़की के लिए विद वुड साइडिंग, ठीक है, सीजनिंग एंड इनसाइड फिनिश, तो उसके लिए अगर आप इंसुलेशन नहीं आपने दरमियान में रखी तो ये ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट बनेगा। समर के लिए ये होगा, विंटर के लिए 0.23। अगर R7 आप यूज़ कर रहे हो 2 से लेकर 2.5 इंच तक तो उसके लिए कोफिशिएंट क्या, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट क्या होगा। अगर R11 इंसुलेशन है तो क्या होगा, ठीक है। सो डिफरेंट पैरामीटर्स आपको गिवन है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि जी अ बिल्डिंग 120 फीट लॉन्ग बाय 40 फीट वाइड हैज़ अ flat roof constructed of 8-inch lightweight aggregate concrete with a finished ceiling. The inside temperature is 65 Fahrenheit and the outdoor temperature is 5 Fahrenheit. What is the heat transfer loss through the roof? ठीक है, अब आपने छत बनाई और छत में आपने क्या किया कि कंक्रीट की वो लेंटर डालने के बाद हमने वहाँ एक इंसुलेशन मटेरियल जो है हमने ऐसे नहीं रखा, ठीक हो गया। तो अब जो है हमने यहाँ से देखना है कि हमारे पास यहाँ हीट ट्रांसफ़र कितना होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ एग्जांपल को ही देख लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है यहाँ जो मिसिंग है इसमें, एक मिनट रुकिए, इसको मैं ज़रा कंफर्म कर लेता हूँ और फिर यहाँ से रिज्यूम करते हैं।
अच्छा, यहाँ एक चीज़ है, जब यहाँ मेंशन हो रहा है आपके पास कि ये फिनिश्ड इंसुलेशन है विद अ फिनिश सीलिंग, सो इस वजह से हमने ये अज्यूम किया कि यहाँ आपके पास कैले इंसुलेशन भी मौजूद होगी और हमने वो R7 लेके कर लिया। उससे 0.09 है। एरिया जो है हमारे पास 120 इंटू 40 है, यानी कि 4800 स्क्वायर फीट, और सिंपल उसको हमने यूज़ किया और हमारे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र आ गया। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि बेसिकली जो U है, U इज़ इक्वल टू 1/R0, और R0 आपके पास क्या था, वो ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस जो थी जिसमें वो तमाम चीज़ें ऐड हो रही हैं, बेसिकली वो वैल्यू है। एनीवेज, आगे चलते हैं हम। अब इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास अ फ्रेम वॉल ऑफ द बेडरूम ऑफ हाउस हैज़ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन: 12 फीट बाय 8 फीट, वुड साइडिंग, वुड शीटिंग, 2 इंच ऑफ इंसुलेशन विद R7 वैल्यू एंड इनसाइड फिनिश। ठीक हो गया। और हमें विंडो का भी बता दिया गया कि जी 3 फुट बाय 4 फीट है, और 6 इंच उसमें जो है सिंगल ग्लास एल्यूमिनियम फ्रेम लगा हुआ है। तो हमने अब यहाँ से फाइंड, और हमें बता दिया गया कि जी रूम का टेम्परेचर 68 फ़ारेनहाइट है, और आपके पास जो आउटडोर टेम्परेचर है वो 2 फ़ारेनहाइट है। सो हीट ट्रांसफ़र लॉस कितना है? ठीक है, सबसे पहले जो है देखो, आपके पास वॉल जो है वो 12 फीट बाय 8 फीट है, यानी कि 12 और 8 यानी कि ये 96 होना चाहिए, 96 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए वॉल का। मगर इसमें लाजमी बात है जिस तरह ये लिखा हुआ है। अब आपके पास जो विंडो है उसका भी एरिया जो कि आपको गिवन है 3 फुट बाय 4 फीट, यानी कि 12 फुट। तो सॉरी, बेसिकली ये 3 फुट बाय 4 फुट 6 इंच गिवन हुआ है। अच्छा, ये सॉरी, ये याद रखिएगा कि हमारे पास जो 1 फुट होता है उसमें आपके पास 12 इंच होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कहीं अगर 6 इंच हैं तो उसका मतलब है कि वो 0.5 फीट है। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो विंडो था वो 3 बाय 4.5 यानी कि 13.5 स्क्वायर फीट। तो जो वॉल का नेट एरिया यानी कि इसमें कंप्लीट ब्रिक्स ही हैं सिर्फ, सो दैट वुड बी 96 माइनस 13.5 विच इज़ इक्वल टू 82.5 स्क्वायर फीट। अब R7 इंसुलेशन के इसने हमें बता दिया, तो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो वॉल के लिए है दैट इज़ 0.09। ठीक हो गया। अब Q निकालना है, सो Q इज़ इक्वल टू यू ए डेल्टा टी। U जो है वो भी हमने ये डिस्कस कर लिया। एरिया जो है 82.5 और डेल्टा टी देखें, टेम्परेचर आपके पास इंडोर में 68 है और ये 2 है, सो वो टेम्परेचर डिफरेंस बना 66, तो आपके पास ये आ गया 490 BTU पर आवर। और इसी तरह विंडो के लिए अब हमारे पास जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है दैट वुड बी 1.1। ठीक है, आई डोंट थिंक के, हाँ ये बेसिकली सिर्फ वॉल्स के लिए है, विंडोज़ के लिए अलहदा होता है। सो यहाँ मैं बता देता हूँ कि जी विंडो के लिए वो U की वैल्यू 1.1 होती है, तो वहाँ से हमने 1.1, 13.5 और ये करके हमने 980 BTU पर आवर निकाला, और इन दोनों को हमने एडअप कर दिया तो हमारे पास ये टोटल की वैल्यू आ गई। टोटल Q अब हमारे पास हुआ 1470, यानी कि 490 प्लस 980। तो इस तरह जो है ये न्यूमेरिकल ख़त्म हुआ। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास अगर कोई बिलो ग्रेड बेसमेंट वगैरह है, यानी कि आपने बेसमेंट वगैरह में अगर वॉल्स आपने लगाई हैं और वहाँ फर्श वगैरह है, तो वहाँ जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होंगे वो ज़रा चेंज होंगे। आप देख रहे हो कि वॉल अगर अनइंसुलेटेड है उसके लिए U की वैल्यू डिफरेंट है, अगर R4 इंसुलेशन है तो वो डिफरेंट है। फ्लोर वगैरह जो है उसके लिए जो है वो डिफरेंट है हीट ट्रांसफ़र, तो इसको हमने कंसिड्रेशन में रखना है। अब आ जाते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे जो कि यूज़ होता है इन्फिल्ट्रेशन और वेंटिलेशन लॉस का। इन्फिल्ट्रेशन को हमने बात कर ली, वेंटिलेशन जो है सिंपल आपके पास एयर रिप्लेस हो रही है। ठीक है, सो कोल्ड एयर जो है इन दो मेथड्स के थ्रू ही एंटर हो सकती है, अगर आपका जो रूम है या बिल्डिंग है कम्प्लीटली अगर वो कवर्ड है। सो अब आपको कौन कौन से हीट जो है आपको चाहिए होगी, लाजमी होता है आपको इन्फिल्ट्रेशन हीटिंग लोड आपको फाइंड आउट करना है और वेंटिलेशन हीटिंग लोड भी फाइंड आउट करना है।
सो इन्फिल्ट्रेशन कब अकर होगी? इन्फिल्ट्रेशन अकर्स व्हेन आउटडोर एयर एंटर्स थ्रू बिल्डिंग ओपनिंग ड्यू टू विंड प्रेशर. ओपनिंग ऑफ मोस्ट कंसर्न आर क्रैक्स अराउंड विंडो, डोर एजेस, ओपन डोर्स. ठीक है, सो ये 3 मेथड हैं जिनके थ्रू इन्फिल्ट्रेटेड एयर एंटर हो सकती है किसी भी रूम में. सो अब होता क्या है कि आपके पास जो बाहर लाजमी आता है ह्यूमिडिटी वगैरह कम है, जब वो रूम में आएगी तो ह्यूमिडिटी चेंज होगी, या आप कह लें कि सेंसिबल आपको हीट लॉस आपको देखने को मिलेगा. तो अगर आपने ये निकालना है सेंसिबल हीट लॉस, ठीक है, ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन, सो दैट वुड बी इक्वल टू QS इज इक्वल टू M इंटू C इंटू TC, यानी कि टेम्परेचर चेंज. QS जो है दैट इज हीट रिक्वायर्ड टू वार्म कोल्ड आउटडोर एयर इनटू रूम टेम्परेचर. ठीक हो गया, यानी कि जो एयर अब आपके पास आ गई है ओपनिंग से, तो आपको वो हीट भी तो देनी है कि जो वो अब एयर आ गई है उसका भी तो टेम्परेचर आपने जल्दी से उसको रूम टेम्परेचर के मुताबिक करना है. सो दैट इज़ QS. M जो है वो हमारे पास वेट फ्लो रेट है आउटडोर इन्फिल्ट्रेशन एयर. इसके लिए जो है कुछ टेबल्स गिवन है, हमें वहाँ से पता लग जाता है कि हमने क्या वैल्यू रखनी है. और C जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर है, और जो है ये टेम्परेचर चेंज है बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर एयर. ये होता है एक मेथड. ठीक है, दूसरा मेथड जो है हमारे पास कह लें कि जब हम HVAC की बात करते हैं ना, तो हम एयर फ्लो रेट की बात करते हैं CFM में. ठीक है, क्यूबिक फुट पर मिनट या फीट क्यूब पर मिनट. ठीक है, तो इसके लिए अगर QS फाइंड आउट करना है दैट वुड बी 1.1 इंटू CFM इंटू टेम्परेचर चेंज. अब जो है चेंज क्या हुआ कि वेट फ्लो रेट तो जो है हम ना निकाल सकें, मगर हम ये ज़रा इजी है हमारे लिए निकालना कि क्यूबिक फुट जो है कि कितना बेसिकली उसका फ्लो रेट है इन टर्म्स ऑफ क्यूबिक फुट पर मिनट. सो दैट इज़ रिलेटिवली इजी. सो हम उसको यूज़ करें, साथ स्पेसिफिक हीट वगैरह को नहीं हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ. Infiltration air is often less humid than room air. Air humidity may fall to an unacceptable level for comfort. हमने पहले बात की साइक्रोमेट्री में बात की कि हमें लेवल ऑफ कंफर्ट जो है डेट इज इन बिटवीन 40% टू 60%. एडिशन ऑफ मॉइस्चर रिक्वायर्स हीट या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हमें लाजमी बात है चाहिए होगी. अगर आप जो है उस मॉइस्चर रूम में ऐड करते हो तो दैट वुड बी इक्वल टू जो लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर इन्फिल्ट्रेशन और वेंटिलेशन एयर, उसके लिए हमें जो हीट चाहिए दैट वुड बी 0.68 मल्टीप्लाई बाय CFM मल्टीप्लाई बाय WI डैश एंड WO डैश. WI डैश जो है वो हायर कह लें, या फिर जो है आपके पास इंडोर ह्यूमिडिटी रेशियो है, और आपके पास जो लोअर है दैट इज़ द आउटडोर ह्यूमिडिटी रेशियो. ये गिवन होगा तो हम ये भी हीट निकाल सकते हैं कि लेट्स से अब जो आपके पास आउटडोर से एयर आई वो लाजम था कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर साथ लाई है. अब हमने अगर उस मॉइस्चर को कह लें कि हमने हीट अप करके हमने उसको साइड पे करना है, तो उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो वो हीट भी दरमियान में ऐड होगी. अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट देखें, 2 मेथड हैं जिनसे हम इन्फिल्ट्रेशन रेट अप फाइंड आउट कर सकते हैं. एक मेथड है क्रैक मेथड और एक है एयर चेंज मेथड. क्रैक मेथड जो है दैट इज़ रिलेटिवली कह लें कि एक्यूरेट है. एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द रेट ऑफ एयर इन्फिल्ट्रेशन पर फुट ऑफ क्रैक ओपनिंग कैन बी मेजर्ड और इस्टेब्लिश्ड. कुछ जो है कह लें कि इसमें हमें गिवन है कि अगर विंडोज़ हैं, अगर विंडोज़ के साथ क्रैक है, सो आप वहाँ 0.37 CFM पर फुट ऑफ सैश क्रैक लेंगे कि क्रैक की लेंथ कितनी है. अगर वो 1 फुट है तो आप जो CFM है वो 0.737 लेंगे उसका. अगर रेजिडेंशियल डोर्स वगैरह हैं, ठीक है, जिस तरह डोर्स में ओपनिंग होती है, तो 0.5 CFM पर स्क्वायर फीट ऑफ डोर एरिया जो है आप इन्फिल्ट्रेशन रेट लेंगे. अगर नॉन रेजिडेंशियल है सो वो 1 CFM पर स्क्वायर फीट होगा, ये लेट से जिस तरह ऑफिसेज वगैरह हैं. अब देखें जी, हमारे पास यहाँ द विंडोज ऑफ इन अ बिल्डिंग आर टू बी रिप्लेस्ड टू मीट लोकल इन्फिल्ट्रेशन एनर्जी स्टैंडर्ड्स. द विंडोज आर 3 फुट उसकी जो है विड्थ है, और 4 फीट जो है उसकी हाइट है. ठीक है, डबल हंग टाइप इंडोर एंड आउटडोर. डिज़ाइन टेम्परेचर्स आर 70 Fahrenheit and 10 Fahrenheit. What will be the sensible heat loss due to infiltration? अच्छा, अब
अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास चूँकि ये विंडो है, सो विंडो के लिए जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो 0.37 है CFM पर फीट ऑफ सैश क्रैक, वो हमने यूज़ किया। अब हमने टोटल क्रैक लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें अजम्पशन हम या कह लें कि इसमें हम कैसे क्रैक लेंथ कैसे लेंगे। देखें इसमें हमने क्या करना है कि आप कंप्लीट जो है विंडो को हम जो है यूँ एज्यूम कर लेते हैं। मसलन देखें आपने यहाँ तो ग्लास लगा दिया जिसके साथ ये बाउंड्री है, ठीक है, ये इसकी 3 फुट विड्थ थी, ठीक है, ये 3 फीट, उसके बाद लाजमत है ये देखें ये डबल हंग टाइप है, सो ये 3 फीट और ये 3 फीट, ये टोटल आपके पास हो गया 3 इंटू 3 या फिर ये 9 हो गया। और इसी तरह आपके पास ये 4 फीट के जो फ्रेम चल रहा है और इसके साथ ये वाला 4 फीट जो फ्रेम चल रहा है, तो 2 इंटू 4 या फिर टोटल आपके पास बन गया 17 फीट। सो टोटल इन्फिल्ट्रेशन रेट फॉर द विंडो इज़ 0.37 मल्टीप्लाई बाई 17 फीट जो टोटल क्रैक लेंथ है, सो हमारे पास आया 6.3 CFM। और अगर हमने जो है इन्फिल्ट्रेशन सेंसिबल हीट लॉस फाइंड आउट करना है, सो QS इज इक्वल टू 1.1 इंटू CFM इंटू टेम्परेचर चेंज जो कि 70-10 या फिर 415 BTU पर आवर है। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितना हीट लॉस हो रहा है। और कह लें कि इसकी एक एजम्पशन हम इस बेस पे कह रहे हैं कि वो जो फ्रेम बेसिकली लग रहा है आप समझ लें कि वो क्रैक है, हम इस एजम्पशन को लेके हमने ये सॉल्व किया। अच्छा, अब पुअरली फिटेड विंडोज़ मे हैव अप टू 5 टाइम्स द सैश लीकेज, ठीक है, एज शोन इन द टेबल, मैंने इसका रेफरेंस दे दिया। दूसरा मेथड है एयर चेंज का मेथड, और ये एयर चेंजेस वाला मेथड यकीन माने कि ना सिर्फ ये यहाँ हीटिंग लोड में यूज़ हो रहा है बल्कि हम इसको इन प्रैक्टिकल यानी कि जब हम इसे डिज़ाइन कर रहे होते हैं कोई भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम किसी भी प्लाजा का और लेट्स से बिल्डिंग का, सो हम ये एयर चेंज मेथड ही यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में भी। एयर चेंज मेथड इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एयर चेंजेस पर आवर इन अ रूम कॉज्ड बाय इन्फिल्ट्रेशन। बेसिकली हम एजम्पशन इसका ये थीम इसकी कुछ ऐसे कि यार एयर अंदर आ रही है, कोई इशू नहीं है, एयर अंदर आ रही है और लाजम होता है यहाँ से फिर उसने जाना भी है। सो बेसिकली कह लें कि हम एयर चेंज का मतलब होता है कि 1 घंटे के अंदर या एयर चेंजेस पर आवर में होता है कि कितनी बार जो है इतना एयर जो है बाहर से आए कि कितनी बार जो आपके पास रूम में एग्जिस्टिंग आपके पास वॉल्यूम है एयर का वो रिप्लेस हो जाए। ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक 10 क्रॉस या 12 बाई 12 का एक कमरा है, ठीक है, सो एरिया जो हो गया 12 बाई 12 वो आपके पास हो गया 144 स्क्वायर फीट, और इसी तरह 10 फुट उसकी हाइट है, सो 12 इंटू 12 इंटू 10 हो गया वॉल्यूम, यानी कि तकरीबन 1440 स्क्वायर फुट क्यूबिक फुट। अब आपने क्या करना है कि इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो आपके पास CFM में आपके पास आ रहा है क्यूबिक फुट पर मिनट। सो यहाँ से आप निकाल सकते हो आपके पास कह लें कि एयर चेंज निकाल सकते हो कि वो कितना टाइम ले रहा है वो इन्फिल्ट्रेशन एयर के, वो 1440 क्यूबिक फुट आपके पास रूम में हो जाएगा, और वो जब वो 1440 हो जाएगा इसका मतलब है कि एक एयर चेंज अचीव हो गया, यानी कि जो बाहर से आने वाली एयर है उसने एटलीस्ट एक बार जो इनसाइड एयर थी उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है that is equal to CFM is equal to air changes multiplied by V over 60। तो ये 60 इस वजह से क्योंकि एयर चेंजेस पर आवर में और CFM वो पर मिनट में, सो इस वजह से 60 है। सजेस्टेड वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0.5 एयर चेंजेस टू 1.5 एयर चेंजेस पर आवर फॉर बिल्डिंग्स रेंजिंग फ्रॉम टाइट टू लूज कंस्ट्रक्शन। अच्छा, और वेंटिलेशन जब होती है ना, तो वेंटिलेशन के लिए हम ये तकरीबन कह लें कि 7 से शुरू करते हैं, 7 एयर चेंजेस पर आवर से लेके, और अगर लेट्स से वो दरमियान में वॉशरूम्स वगैरह में आपने जो है लाजमी तो उसकी एयर आपने करनी होती है, सो वो जाता है तकरीबन आपके पास 14 से लेके 16 एयर चेंजेस पर आवर तक। अब जो है इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंडोर एयर क्वालिटी आउटसाइड एयर इज ब्रॉट इनटू नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थ्रू द मैकेनिकल वेंटिलेशन इक्विपमेंट। हम सिंपल हम एग्जॉस्ट फैंस हम लगाते हैं, ठीक है, जो एयर सक करके रूम सप्लाई करता है मॉल्स में, ठीक है, ताकि एक तो एयर कंटेमिनेटेड ना हो या स्मेल ना आए, ठीक है, जो एक मेन चीज़ है,
और फ्रेश एयर भी आपको फिल्टर्ड एयर आपको मिलती रहे। सो इस वजह से हम वेंटिलेशन वगैरह आउटसाइड जो एयर है उसको हम इंपोर्ट कराते हैं, ताकि देखें अब बहुत सारे बंदे जब होंगे एयर कंजेस्टेड होंगे और फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट भी होती है ह्यूमन की, तो उसको हम यूँ फुलफिल कर रहे होते हैं। Since outside air is at the outdoor temperature and humidity, it will be an additional part of the building heating load। और अगर आपने इसका हीटिंग लोड फाइंड आउट करना है, जिस तरह हमने इन्फिल्ट्रेशन लोड की बात की थी, तो उसके यहाँ बेसिकली वही फार्मूला हमारे पास यहाँ यूज़ हो रहा है कि ह्यूमिडिटी वगैरह के लिए क्या करना है। अच्छा, अब हमारे पास एक एग्जांपल है, a building with sealed windows is maintained at 72 Fahrenheit with an outdoor temperature of -5 Fahrenheit. The mechanical ventilation system introduces 5000 cm of outdoor air. What is the additional sensible heating requirement from this effect? ठीक है, यानी कि हमने 500 CFM हम 5000 CFM हमने आउटसाइड एयर का हमने इंपोर्ट करा दिया एक जगह पे। तो अब जो है हमने इसका कह लें कि हीट ट्रांसफ़र या कितनी एक हीट हमें चाहिए होगी कि हम उस जो फ्रेश एयर अब वो हमने इंपोर्ट कराई उसका भी टेम्परेचर वही कर दें जो रूम का टेम्परेचर था। सो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा डेट वुड बी 1.1 इंटू CFM इंटू टेम्परेचर चेंज। सो टेम्परेचर चेंज है 72 और -5 को 77 हुआ, CFM 5000 है, 1.1 से मल्टीप्लाई किया, सो हमारे पास ये हीट ट्रांसफ़र रेट आ गया। अच्छा, अगर हम जो है दो कंसिडरेशन जो उनको मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। देखें, सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कुछ डिज़ाइनर्स ये कहते हैं कि अगर आपके पास जो है टेम्परेचर, अगर लेट से आप एक ही फ़र्ज़ करें कि एक ही घर में अगर आपके पास डिफरेंट कमरे, एक में आपने हीटिंग लोड इंट्रोड्यूस करा दिया और आपकी सराउंडिंग में जो है लेट से एक कमरा है जिसमें कह लें कि हीटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, तो आप उसको भी कह लें कि आप एज अ आउटडोर एयर ही, आउटडोर हीट आप उसे या आउटडोर टेम्परेचर ही उसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगर इन केस और ये ज़्यादा उसमें होता है कि अगर जो है उसमें बहुत ज़्यादा एरिया जो है उसमें ग्लास लगाओ। ठीक है, और कुछ जो डिज़ाइनर हैं वो बेसिकली कहते हैं कि टेम्परेचर ऑफ अनहीटेड स्पेसेस आफ्टर बिटवीन द इंडोर एंड आउटडोर डिज़ाइन कंडीशन। सो ये भी कुछ जो डिज़ाइनर्स हैं वो इसकी असम्पशंस करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है जो शायद इस पॉइंट पे आके आप लोगों को कंफ्यूज करे और मैं उसको जो है मेंशन करना चाहूँगा। लेट से देखें, हमने बात की कि यार जो हमारे पास लाइट जल रही है उसकी भी हीट है। ठीक है, जो आपके पास टीवी चल रहा है उसकी भी हीट है, तो हमने उसको यहाँ क्यों नहीं कंसिडर किया हीटिंग लोड में। देखें, बात ऐसे है कि हम एज्यूम तो नहीं कर सकते कि आपके पास लाइट जो है वो 24 आवर्स चलती रहेगी, वो हीट आपको मिलती ही रहेगी, कॉन्टीन्यूस है, और ना ही टीवी 100% जो है वो है कि फुल टाइम चलेगा कहीं भी। तो आपके पास ये कांस्टेंट नहीं है, हम इस तरह नहीं ले सकते, या हम इफ्स एंड बट्स पे नहीं हम चल सकते कि जी यहाँ ये होगा तो हम ऐसे करेंगे। सो इस वजह से हाँ, मगर हीटिंग कूलिंग लोड के अंदर ये रिस्क होता है कि अगर ये चीज़ें चल पड़ें तो कूलिंग मेंटेन रहे। ठीक है, अगर इन केस फ़र्ज़ किया कि आपके पास ये अप्लाइंसेस चल रही हैं और उनकी हीट जनरेट हो रही है, तो आपके पास ये एडिड बेनिफिट है, हो सकता है आपका टेम्परेचर जल्दी अटेन हो जाए, आप सिस्टम को शट डाउन कर दें। ठीक है, तो ये फ़र्क जो है दोनों केसेस में हो सकता है। एनीवेज, अभी हम बात करते हैं कि हमारे पास जो लोड कैलकुलेशन है उसका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले हमने एक अप्रोप्रिएट हमने इंडोर और आउटडोर टेम्परेचर हमने सेलेक्ट करना है कि जी अगर आप कूलिंग हीटिंग लोड डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने इंडोर में क्या टेम्परेचर रखना है, और आउटडोर में कह लें कि सब कम से कम टेम्परेचर आप जिस भी साइट पे आप कर रहे हो तो क्या टेम्परेचर हो सकता है। हर रूम के लिए आपने एरियाज़ फाइंड आउट करने हैं कि वो कौन कौन सी विंडोज़ हैं या फिर वो वॉल्स हैं। ठीक है, जो कि आपके पास एक्सपोज्ड हैं टू द आउटसाइड सरफेस। ठीक है, देखें अगर एक वॉल है जो कि उसके साथ एक और रूम है, सो शायद हमें उसको अगर उसमें भी आप हीटिंग कर रहे हो तो आपको शायद ज़रूरत ही ना पड़े कि हमने उसको कंसिडर करना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा रूम है जो कि डायरेक्टली एक्सपोज है आउटसाइड से,
उसका एरिया हमें लेने की ज़रूरत है और डेट वुड बी, ठीक है। और वो हमने करने के बाद जब हमने ये सब कुछ फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आपने अप्रोप्रिएट ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर वो नहीं गिवन तो हम फिर आर वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे इंडिविजुअली हर एक चीज़ की। उसके बाद हमने हीट ट्रांसफ़र लॉसेस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, थ्रू ऑल एक्सपोज सर्फेसेज इन द रूम, ठीक है, टू टोटल दीज टू फाइंड रूम हीट ट्रांसफ़र लॉस। उसके बाद जो है फाइंड द रूम इनफिल्ट्रेशन लॉस, ठीक है, अगर कुछ हैं तो उनको फाइंड आउट करें। उसके बाद हमने फिर एक्चुअल रूम हीटिंग लोड फाइंड आउट करना है, जिसके अंदर वो हीट ट्रांसफ़र लॉस भी होगा और इनफिल्ट्रेशन लॉस भी एडअप हो रहा होगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि जी अगर ह्यूमन भी हीट है तो वहाँ अगर 4-5 बंदे अगर कमरे में बैठे हों तो लोड चेंज होगा, बिल्कुल होगा, मगर वो भी फॉर श्योर नहीं है, हो सकता है कोई भी रूम में ना हो, तो हम यानी कि चांस तो नहीं ले सकते इस पर। तो इस वजह से हम हीटिंग लोड जो ह्यूमन जो हीट है उसको नहीं कंसीडर करते इसमें। एनीवेज, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एंड यस विल डू दैट। ये बेसिकली जो ऑथर है इस बुक का वो यूएसए बेस्ड है, सो इसमें जो एग्जांपल यूज़ हुई हैं वो यूएसए बेस्ड है। मगर जब हमने इसको पाकिस्तान के हिसाब से करना हो तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर हैं, या एशरे का अपना एक जो है टेम्परेचर प्रोफाइल होती है हर एक शहर की, वहाँ से हमें डाटा मिल जाएगा। एनीवेज, हम खैर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम जो है इसी को ही कंसिडर करेंगे। यहाँ अभी आप देख रहे हो कि आपके पास एक ये ऑफिस का एक कमरा है, हाँ ठीक है, या फिर जो कि बेसिकली कह लें कि वन स्टोरी बिल्डिंग है, ये सिंगल ग्राउंड फ्लोर में है। इसकी बेसमेंट जो है वो हीटेड बेसमेंट है। इसका मतलब है कि फ्लोर की तरफ से हमें हीट लॉस हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड द डिज़ाइन रूम हीटिंग लोड। कंस्ट्रक्शन जो है उसकी उसने बता दी है कि जो वॉल जो है वो 6 इंच कंक्रीट यूज़ हुई है, ठीक है, R8 इंसुलेशन है, और उसके बाद 1.5 इंच जिप्सम बोर्ड फिनिश है इनसाइड। इसी तरह जो विंडोज़ हैं वो हमारे पास 5 फुट बाय 4 फुट है, और आपके पास डबल ग्लास है, एल्युमिनियम फ्रेम है, इनफिल्ट्रेशन रेट जो है 0.5 यूज़ होगा। रूफ़ के बारे में उसने बता दिया कि जी फ्लैट रूफ़ है, फ्लैट रूफ़, मेटल डेक, R8 इंसुलेशन है, सस्पेंडेड सीलिंग है, और सीलिंग हाइट जो है वो आपके पास है 9 फीट। ये उसने नक्शा भी यहाँ प्रोवाइड कर दिया, 14 बाय 12 फीट आपको यहाँ मेंशन है, और आपके पास जो है ये 5 फुट बाय 4 फीट जो है उसकी एक विंडो भी है, ठीक है। अच्छा, अब चूँकि ये वन रूम है, हम इसको कुछ ऐसे लेके चल रहे हैं कि जो आपके पास ये विंडो है, ये सरफेस जो है आपके पास समझ लें कि ये एक्सपोज्ड है आउटसाइड एयर के साथ, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ से भी देखो तो ये आपके पास बाउंड्री चल रही है, ठीक है, मेन आपको देख रहे हो, आपके जो वॉल की थिकनेस है वो चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि आउटडोर है, और ये आपके पास स्मॉल चल रही है, इसका मतलब है ये इनडोर ही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अगर हमने इसकी अब लोड कैलकुलेशन करनी, सबसे पहले हमने डिज़ाइन टेम्परेचर जो है वो हमने सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है, कि हमारे पास डिज़ाइन टेम्परेचर इंडोर में हमने क्या रखना है, आउटडोर में क्या रखना है। तो अगर हम बात करें एशरे स्टैंडर्ड्स की, तो उसने हमें यह कहा कि विंटर के लिए जो एयर टेम्परेचर आपने इंडोर का रखना है वो आपने रखना है तकरीबन 68 से लेकर 72 फ़ारेनहाइट तक, ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी विंटर्स में जो है वो 25 to 30% आपने जो है लेट से आपने रखनी है। अच्छा, उसके बाद आउटडोर टेम्परेचर जो है, अगर आप यहाँ से देखो तो ये आप देख रहे हो कि ये डिफरेंट सिटीज़ हैं आपके पास यूएसए की, और यूएस में देख रहे हो कि आपके डिफरेंट सिटीज़ में उसने कह लें कि दी हुई हैं कि आपने क्या ड्राई बल्ब रखना है, क्या वेट बल्ब रखना है हीटिंग में, यानी कि डिज़ाइन कंडीशन क्या रखनी है, कम से कम टेम्परेचर यहाँ क्या हो सकता है। तो उसकी बेस पे हमने अजम्पशन यहाँ ली, और हम कहते हैं कि जी हम इंडोर जो है वो हम 71 फ़ारेनहाइट रखेंगे, और आउटडोर टेम्परेचर हम रखेंगे -9 फ़ारेनहाइट। ये रखने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे वॉल के ऊपर। वॉल जो है 6 इंच कंक्रीट है और R8 इंसुलेशन है, 6 इंच R8 और 1.5 इंच जिप्सम, ठीक हो गया। तो इसको जो है
हीट ट्रांसफ़र फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ से। ये देखें, ये आपके पास, अब ये बेसिकली मैंने टेबल, एक ये पूरा टेबल है, मैंने उसमें से बेसिकली ये लिया है, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास ये डेंसिटी भी गिवन है 120, ठीक है। और आपको ये यहाँ देखो गिवन है कि आपके पास यहाँ ये एक ही चीज़ है, यानी कि दोनों केसेस के लिए ये वैलिड है। सो कंक्रीट यूज़ हो रही है, इंसुलेशन यूज़ हो रही है, ठीक है। और 1.5 इंच ट्राई वॉल या फिर वो जो हमारे पास इंसुलेशन है, इसको हम फाइबर ग्लास इंसुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास देखो ये 8 इंच और ये 6 इंच, और इसके लिए आपके पास जो वैल्यू है ये 8, ठीक है, और ये 0.10। ये 8 जो है ये बेसिकली 8 इंच इंसुलेशन है, जो कि आप देखो तो हमें यहाँ गिवन है। यहाँ अगर आप देखो 6 इंच कंक्रीट है, ठीक है, R8 इंसुलेशन है, 1.5 इंच जो है आपके पास जिप्सम बोर्ड फिनिश है। ये देख रहे हो, ये बेसिकली वो जो 8 था ना, वो ये 8 था, R8, ठीक हो गया। तो ये R8 इंसुलेशन है, उसके अगेंस्ट ये 0.10 है। तो हमने ये यहाँ से पिक कर लिया, एक चीज़ पिक हो गई, तो ये 0.10 आगे यूटिलाइज होगा। सो मैं इसको यहाँ फॉर नाउ टिक कर रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है विंडो के लिए। विंडो के लिए आपको गिवन है कि जी पिवटेड टाइप है, डबल ग्लास एल्यूमिनियम फ्रेम है, ठीक है। और विंडो के लिए अगर हम यहाँ देखें तो ये देखो विंडो के लिए ये गिवन है, ठीक है। सिंगल ग्लास है या फिर डबल ग्लास है। सो हमारे केस में आई बिलीव दैट इज़ डबल ग्लास है, ठीक है। सो डबल ग्लास हो गया। डबल ग्लास का जो विंटर है, अब उसमें देखो तो आपके पास यहाँ विंटर के लिए आई बिलीव ये 0.60 है। यस, ये रहा 0.60, ये भी सही हो गया। उसके बाद आ जाता है रूफ़, ठीक है। रूफ़ के लिए उसने जो हमें कंडीशंस दी हैं, उसने कंडीशंस में हमें बताया है कि फ्लैट रूफ़ है, ठीक है, यानी कि ये शेप नहीं है, बिल्कुल फ्लैट रूफ़ है। मेटल डेक है, यानी कि मेटल की वो है, और R8 इंसुलेशन यूज़ हो रही है। अगर हम रूफ़ में देखें तो ये देखो ये मेटल रूफ़ है, ठीक है। सो ये मेटल रूफ़ के लिए आपके बेसिकली, और ये बॉल इंसुलेशन ये भी मेंशन है। सीलिंग जो है, अब हमने देखना है हमारे पास उसने क्या मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में R8, अच्छा सस्पेंडेड सीलिंग है, ठीक है, सीलिंग मौजूद है, ठीक है, सस्पेंडेड सीलिंग उसने बात की, यानी कि फॉल सीलिंग हुई है बेसिकली, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास यहाँ 0.08 था। सो यहाँ देख लेते हैं 0.08 कहाँ आया है इसमें। सो ये रहा जी आपके पास R8 इंसुलेशन, और ये रहा 0.08, ठीक हो गया। यहाँ दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। यस, ये देखें R8 इंसुलेशन कंफर्म हो गया, ठीक है जी। सो R8 इंसुलेशन ये 0.08 ही है। सो ये भी कंफर्म हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, जो रूफ़ है, रूफ़ के लिए जो है वो बहुत सिंपल है। आपके पास ये 14/12 है, ठीक है। अगर 14/12 आप निकालो, सो 14/12 जो है वो आपके पास बनता है 168 हो गया फ्लोर का एरिया, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप देखो तो ये 71 फ़ारेनहाइट है और -9, यानी कि 71 -9, तो ये आपके पास बन गया 82 फ़ारेनहाइट, ठीक हो गया। सॉरी, ये 80 बनता है, 82 नहीं। बेसिकली हम इसको थोड़ा सा मैसेज यहाँ चेंज कर लेता हूँ। ये इसको मुझे 72 करना है, और इसको जो है -10 करना है। अब ये सही है।
अब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 72 और -10 वो बेसिकली 82 बनेगा टेम्परेचर डिफरेंस, विच इज़ फाइन। सो रूफ के लिए जो है आपके पास PTU पर आवर में हीट लॉस आ गया। विंडो देखो, तो विंडो आपको यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था कि वो 5/4 है, यानी कि 20 फीट बना, 20 स्क्वायर फुट एरिया बना। टेम्परेचर डिफरेंस 82 है, 0.60 हमने वेरीफाई कर लिया था, तो आपके पास ये भी आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वॉल के लिए 0.10 तो हमने कंफर्म कर लिया था, बट एरिया जो है वो 106 स्क्वायर फुट कैसे है, ठीक है। ये समझना ज़रूरी है। देखें, सबसे पहली चीज़ हमारे पास एक्सपोज सरफेस कौन सी है, वो ये वाली है, ठीक है। अब देखो ये लेंथ कितनी है, 14 फुट है, ठीक है। और आपको जो सीलिंग है वो आपको गिवन थी कि वो 9 फुट है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब अगर हम ये सरफेस बनाते हैं, यानी कि आप क्रॉस सेक्शन में देखो तो ये चीज़ जो है वो 14 फुट है, और वो जो हाइट होती है वो आपके पास ये 9 फुट है, क्योंकि ये तो हम टॉप से एक तरह से 2D व्यू बना रहे हैं ना, तो 3D में तो ये 9 होगा। सो 14 × 9 करते हैं तो वो आपके पास बनता है 126। अब इसमें जो है 20 स्क्वायर फुट की आपके पास विंडो भी है, तो जब इसमें से हम -20 कर देंगे तो वो बनेगा 106, ठीक हो गया। जो कि यहाँ आपके पास 106 आ रहा है। 106 कैसे आया कि A = 14 × 9 दीवार माइनस उसमें से हमने निकाल दिया 20 स्क्वायर फुट, ठीक है। सो वो आपके पास बना 106 स्क्वायर फुट, ठीक हो गया। सो ये इस तरह से है। अच्छा, उसके बाद जो है टोटल हीट ट्रांसफ़र लॉस, चूँकि यही 3 चीज़ें थी हमने निकाला, वो आपके पास आ गया 2950। इन्फिल्ट्रेशन हीट लॉस भी निकालना है, सो उसके लिए 1.1 × 0.5। अब इसके लिए अब देखो आपके पास ये 18 फुट यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, अब ये 18 फुट कहाँ से आया, तो दोबारा हम चलते हैं इसके ऊपर। देखें, ये देखो आपके पास जो विंडो है, ठीक है, वो आपके पास है कि ये 5 है और ये 4 है, ठीक है। सो ये देखो, ये 5 और ये 5 आपके पास 10 हो गया, ठीक है। और आपके पास ये 4 और ये 4 जो है, यानी कि फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 4 का फ्रेम एक लेंथ लगी, ये 5 की लेंथ लगी और ये 5 लेंथ लगी, ठीक है। सो ये आपके पास टोटल बनता है 18। 5 + 5 10 और फिर +4 14 और फिर 4 18। सो इस तरह जो है आपके पास ये देखो 18 फीट आ गया मल्टीप्लाई बाई 82, तो आपके पास ये रूम हीट ये आ गया 8110। 2950 में 810 ऐड करोगे, सो रूम हीटिंग लोड आपके पास आ गया 3760। इस तरह जो है हमने एक रूम के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब फ़र्ज़ करें जो, बल्कि इनफैक्ट जो मैं आपको असाइनमेंट भी अभी दूंगा उसमें भी, अब लेट्स से अपने डिफरेंट रूम्स के लिए करना है ना, तो आप क्या करोगे कि आप इंडिविजुअली हर एक रूम के लिए यूँ फाइंड आउट करोगे और उनको फिर टोटल कर दोगे। यानी कि अगर लेट्स से आपने, जिस तरह आपने शायद देखा हो कि अक्सर एक ट्रेंड चल रहा है रेडिएटर वगैरह लगाने का, उसको अभी हमने कवर टच भी करना है कि घरों में होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सेंट्रल सिस्टम जिस तरह कूलिंग होता है उस तरह बेसिकली रेडिएटर वगैरह लग जाता है, वो वाटर फ्लो करता है और वो जो है साथ साथ कमरे को हीट करता जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है। अगर आपने लेट से कहीं रेडिएटर वगैरह लगाना है, ठीक है, इस तरह का सिस्टम लगाना है, बल्कि ये कुछ ऑफिसेज में यूज़ भी होता है। मैं आपको एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट की भी एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ जो है हम फिर क्या करेंगे कि हम ये तमाम रूम की कैपेसिटीज़ निकाल के फिर हम एक ओवरऑल कैपेसिटी कह लें कि उस कैपेसिटी का हम बॉयलर रख लेंगे और वो वाटर ट्रांसफ़र करता रहेगा इनसाइड, और वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो ये एक रूम का कर लिया, इसी तरह बाकी तमाम रूम्स को ऐड अप करके आपने इसको कंप्लीट इसका सम ले लेना है। सो इस तरह जो है ये खैर हमारी लोड कैलकुलेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब जो इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली कौन से कह लें कि इंफॉर्मेशन के लिए है। मैं चाहता हूँ कि यार आप लोगों को चीज़ों का आइडिया हो और अच्छे से आइडिया हो। सो उसके लिए हम आगे चलते हैं अब, और हम आगे हैं अब यहाँ डोमेस्टिक हीटिंग सिस्टम की, ठीक है। डोमेस्टिक हीटिंग सिस्टम में होता क्या है कि आपके पास ना एक आपने कोई हॉट वाटर जनरेटर आपने बनाया हुआ है, उसको हम क्या करते हैं कि हर रूम के अंदर से ना आपने लेट से कह लें कि आपने ना कॉपर की पाइपिंग की हुई है,
और होता क्या है कि कॉपर की पाइपिंग में जब हॉट वाटर फ्लो करेगा तो लाजमी बात है हीट, अब रूम चूँकि कोल्डर है, वाटर हॉट है, तो वो अपनी हीट सराउंडिंग में देता जाएगा और इस तरह कमरे के अंदर हीटिंग होती जाएगी। तो ये हमारे पास सिंपल मैकेनिज़्म होता है एक डोमेस्टिक हीटिंग सिस्टम का या रेडिएटर बेस्ड सिस्टम का। अब इसमें डिफरेंट डिज़ाइन हो सकते हैं। ये देख रहे हो आपके पास एक ये रेडिएटर भी नज़र आ रहा है। एक होता है आपके पास सिंगल पाइप सिस्टम। सिंगल पाइप सिस्टम में होता क्या है, जिस तरह आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये हॉट वाटर जनरेटर या बॉयलर था, उसमें से एक पाइप निकला और वो उसने क्या किया कि उसने तमाम इसी तरह बारी बारी, यानी कि पहले एक कमरे में गया वही पाइप, फिर दूसरे कमरे में गया, तीसरे चौथे पांचवें में वही पाइप होता हुआ घूमता घुमाता फिर वापस आ गया। ये आपके पास है सिंगल पाइप सिस्टम। सिंगल पाइप सिस्टम का क्या नुकसान होता है कि जैसे जैसे वो दूर होता जा रहा है बॉयलर से, जैसे जैसे रूम पास ऑन होते जा रहे हैं, उसका जो इनलेट टेम्परेचर है वो चेंज होता जा रहा है। तो यानी कि जो एंड वाला जो आपके पास कमरा है, हो सकता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका जो हॉट वाटर था वही अपनी हीट गिव अप कर दे और वो वहाँ कंसिडरेबली हीटिंग ना प्रोड्यूस कर रहा हो। उसके बाद आता है डबल पाइप सिस्टम। डबल पाइप सिस्टम में आप देखो इस तरह से है कि आपके पास है कि हॉट वाटर जनरेटर है, उसको हमने पंप किया और लेट से जहाँ जहाँ अब आपके पास लेट से ये कमरा था, अब इसके अंदर देखो लिखा हुआ है टर्मिनल यूनिट। टर्मिनल यूनिट का मतलब है कोई भी ऐसा यूनिट जो कि वाटर को यूज़ कर रहा है, ठीक है। लेट से अगर आपके पास ये सेंट्रल एयर कंडीशनिंग या जो हमारे पास कमर्शियल एयर कंडीशनिंग है जिसमें वाटर बेस्ड सिस्टम होते हैं, तो अगर कोई भी इंडोर यूनिट वहाँ कह लें कि यूज़ कर रहा है ना, एंड पे वो वाटर को यूज़ कर रहा है और हीटिंग या कूलिंग प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम टर्मिनल यूनिट बोलते हैं, इंडोर यूनिट्स को, ठीक है। डक्टेड टाइप यूनिट भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कह लो कि हम वाई जॉइंट वगैरह लगा देते हैं या हम वेल्व्स लगा देते हैं, ठीक है। 2 वे वेल्व लगा दिया हमने, ठीक है। यानी कि जितनी पानी की रिक्वायरमेंट थी उतना पानी वहाँ यूनिट को चला गया, बाकी जो फ्लो है वो चलता रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ देखो तो आप यहाँ देख रहे हो कि एक एरो यहाँ जा रहा है और उसके बाद ही आगे फ्लो करता जा रहा है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है कि जो थ्रू आउट पूरे घर के अंदर या पूरे लेट से बिल्डिंग के अंदर आपके पास जो इनलेट वाटर टेम्परेचर है वो हर एक यूनिट के लिए यूनिफॉर्म रहेगा। यानी कि अगर आपने वो 100 डिग्री सेल्सियस का हॉट वाटर था तो सारों के लिए वो 100 ही उन्हें मिल रहा होगा, एक चीज़। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हो कि लाजमी बात है अब ये टर्मिनल यूनिट है, आपने यहाँ से हॉट वाटर गया, यहाँ उसने हीट अपनी यहाँ सराउंडिंग में गिव अप की, उसके बाद वो जो निस्बतन ठंडा पानी हो गया वो आपके पास आएगा ये रिटर्न में आता हुआ आपके पास ये देखो ये रिटर्न घूमता हुआ बाकी तमाम से रिटर्न कलेक्ट होती हुई दोबारा बॉयलर में गई, बॉयलर ने हीटअप करके दोबारा दे दिया। और ये जो लाइन चल रही है ये वाली, दिस इज़ कॉल्ड सप्लाई लाइन, ठीक है। यानी कि जिसमें से हॉट वाटर आ रहा है वो सप्लाई लाइन है, जिसमें वो कंज्यूम हो गया है और वो वापस अब हीट होने के लिए जा रहा है, वो लाइन होगी रिटर्न लाइन। अच्छा, इसी तरह एक होता है 3 पाइप सिस्टम। 3 पाइप सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास कह लें कि ऑप्शन होती है कि आपने जो है वहाँ ये वैसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज़ होता है 3 पाइप सिस्टम के अगर इन केस आपको जो है हीटिंग चाहिए, कूलिंग चाहिए, तो आप वहाँ से लाइन स्विच कर देते हैं, ठीक है। यानी कि उसमें पता है क्या होगा, उसमें ऐसे होगा कि लेट्स से ये एक आपके पास मशीन है जो कि बॉयलर है, ठीक है, और यहाँ अब आपने लगा दिया है चिलर, ठीक हो गया। दोनों की लाइनें ने जो है ना वो अलग-अलग चल रही हैं, ठीक है, मगर दोनों का जो रिटर्न है समझ लें या रिटर्न कॉमन है, यूँ कर लें, ठीक है। होगा क्या कि आपके पास ये तमाम ये मौजूद हैं, ठीक है, तो दोनों के पाइप साइमल्टेनियसली चल रहे होंगे साथ साथ। आपके पास ये यूनिट आता है, अब इसको जो है एक यहाँ से भी इनलेट मौजूद है और एक इसको यहाँ से भी इनलेट मौजूद है। अब आप क्या करोगे, अगर आपको हीटिंग करनी है तो आप यहाँ 3 वे वाल्व लगा दोगे, आप ये बंद कर दोगे, ठीक है, और यहाँ से जो बॉयलर से पानी आ रहा है वो आगे चलता जाएगा सर्दियों में। अगर लेट से समर्स आ जाती हैं तो आप क्या करते हो कि आप इस वाल्व को बंद कर दोगे और आप दूसरे वाल्व को ओपन कर दोगे तो टर्मिनल यूनिट को कूल वाटर मिलता जाएगा, तो वो वहाँ कूलिंग प्रोड्यूस कर रहा होगा, सिंपल। अच्छा, इसके बाद होता है
फोर पाइप सिस्टम, ठीक है। अच्छा ये 3 पाइप सिस्टम जो है ना, ये स्पेशल जो हम कमर्शियल यूनिट है ये आते हैं 3 पाइप सिस्टम, ठीक है। यानी कि अच्छा वो बेसिकली क्या करते हैं कि अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक जोन के अंदर आपको हीटिंग चाहिए और बाकियों में आपको कूलिंग चाहिए तो वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक उसके बाद जो है आपके पास है 4 पाइप सिस्टम। 4 पाइप सिस्टम जो है रिलेटिवली एक न्यू कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है, और इनफैक्ट मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप कहीं कल आपके पास ये कैपेसिटी आती है कि एज एन HVAC इंजीनियर आपने कहीं किसी हॉस्पिटल का सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो उनको 4 पाइप सिस्टम का आपने ज़रूर मशवरा देना है। 4 पाइप सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास जो चिलर है वो बेसिकली एट द सेम टाइम वो कूलिंग भी प्रोड्यूस, यानी कि कह लें कि 2 डिफरेंट कंप्रेसर यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो आपके पास एट द सेम टाइम हीटिंग भी प्रोड्यूस कर रहा होगा, कूलिंग भी प्रोड्यूस कर रहा होगा। अगर लेट से आपके पास ICU है और आपको वहाँ लेट से अब वहाँ टेम्परेचर मेंटेन करना है और गर्मियाँ हैं, आप वहाँ कूल टेम्परेचर यानी कि आप टेम्परेचर वो वाली लाइन चला दोगे, सिंपल यूनिट टर्मिनल यूनिट वही होगा, आप सिंपल वहाँ से आपको कूलिंग वाटर की रिक्वायरमेंट है आप वो यूज़ करो। मगर इन केस हॉस्पिटल्स में होता है कि आपने लॉन्ड्री करनी है अब, ठीक है। अब लॉन्ड्री के लिए आपको जो है, या फिर लेट से जिस तरह डिश वॉशिंग वगैरह है, अब उसके लिए आपको गर्म पानी की ज़रूरत है। लॉन्ड्री के लिए ज़्यादा बात कर लेते हैं कि लॉन्ड्री वगैरह जो है हॉस्पिटल में होती है, तो बजाय इसके कि आप उसके लिए अलहदा सिस्टम लगाएं, आपके पास वही सिस्टम मौजूद है, आपने वहाँ से वाटर आउट किया, आपने उसको जो है यूटिलाइज़ किया, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब सर्दियाँ आ गई, ठीक है, तो वही जो सेकंड पाइप सिस्टम है वो आपके पास कह लें कि हीटिंग के लिए भी यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। या फिर लेट से आपने कुछ ऐसी जगह पे आपने एनवायरनमेंट या कह लें टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेट से आपके पास एक लैब में हम काम कर रहे हैं, एक जगह पे आपको बड़ा सीवियर किस्म का कोई हाई टेम्परेचर चाहिए, तो आपने ये सिस्टम ही हॉट पाइप वाला सिस्टम वहाँ से ऑन कर दिया। ऑन क्या कर दिया आपने, वेल चेंज कर दिया कि हॉट यहाँ हीटिंग रहे। दूसरी साइड पे हो सकता है कि आपको रिलेटिवली आपको टेम्परेचर ठंडा रखना है, तो आपने वहाँ कूलिंग वाला रख दिया। सो ये बेसिक जो है हमारे पास 4 पाइप सिस्टम होता है। इसी तरह एक हमारे पास होता है रेडिएटर हीटिंग। रेडिएटर हीटिंग में क्या होता है कि मैं आपको बल्कि जो पाकिस्तान में यूज़ होता है वो दिखा देता हूँ। यार ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, अगर आप इसको देख सको, इस तरह के रेडिएटर्स मिलते हैं हमें, ठीक है, और हम ये रूम में लगा देते हैं। और नीचे आप जो देख रहे हो ये बेसिकली वो बॉयलर है। तो हम क्या करते हैं कि बॉयलर वो हीटअप करते हैं और रेडिएटर से यूँ पास ऑन होता है और रूम को जो है वो हीटअप कर देता है। तो ये रेडिएटर बेस्ड इसमें कह लें कि हीटिंग है। एनीवेज आगे चलते हैं। अच्छा जो मैं आप लोगों को बेसिकली आज सिखाना चाह रहा हूँ वो बड़ा सिंपल है और उसकी बेस पे आप बाकी तमाम कर सकते हो, वो है बेसबोर्ड रेडिएशन। बेसबोर्ड रेडिएशन में क्या होता है कि अगर आप इस इमेज को देखो तो आप नोट करोगे कि आपके पास यहाँ बॉयलर है, बॉयलर वाटर हीटअप कर रहा है और यूँ सर्किट से पास होता हुआ यहाँ एक ये लाइन है बेस, यानी कि बिल्कुल जिस तरह कह लें आप फर्श बिछाते हैं ना, तो फर्श क्या हम देखा होगा दीवार के साथ एक लाइन हम मार्बल की भी लगाते होते हैं। तो बेसिकली कह लें कि वहाँ बाहर के मुल्कों में स्पेशली US वगैरह में वहाँ ये कॉपर पाइपिंग चल रही होती है जिसके अंदर ये पानी चल रहा होता है। बजाय इसके कि जो भी मैंने आपको रेडिएटर दिखाया वो हम भारी भरकम रेडिएटर लगाएं, हम ये वाली लाइन पास ऑन कर देते हैं और इसी तरह ये फिर आगे साथ इसके दूसरे कमरे में चलती जाएगी। अगर आप इस इमेज में देखो, यहाँ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देख रहे हो कि आपके पास ये यूँ वॉल के साथ साथ ये चल रही है पाइपिंग, और यहाँ देखो आपको ये सिल्वर लाइनिंग सी आपको नज़र भी आ रही है। ये सिल्वर यहाँ से आप देख सकते हो, ये सिल्वर लाइनिंग ये चीज़ है कि जहाँ आपने अभी हम जब करेंगे तो हम उसकी लेंथ हम स्पेसिफाई करेंगे कि यार लेंथ कितनी होनी चाहिए हमारे पास कॉपर की जो हमें चाहिए, यानी कि कितनी लेंथ हमें रिक्वायर्ड है कि हम ये एक टेम्परेचर यहाँ अटेन कर सकें किसी टेम्परेचर में। सो जितनी लेंथ होती है उसके मुताबिक हम यहाँ फिन्स लगा देते हैं ताकि हम यहाँ हीट ट्रांसफ़र बढ़ सके, ठीक है। तो ये इस वजह से होता है। और जो सेकंड ऊपर जो आपको एक पाइप नज़र आ रहा है वो बेसिकली रिटर्न का पाइप है जो कि बॉयलर में वापस जा रहा है। अच्छा इसका जो है अगर हमने लेट्स से हीट लॉस और गेन फाइंड आउट करना हो
तो उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन मौजूद है। ये जीपीएम जो है ये गैलन्स पर मिनट है, यानी कि कह लें कि हमें क्या फ्लो रेट हमारा होना चाहिए, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है डिज़ाइन कैलकुलेशंस में, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा फार्मूला जो यूज़ होता है वो Q इक्वल टू एम इंटू टेम्परेचर चेंज है। एम जो है वो मैस फ्लो रेट ऑफ वाटर है पाउंड्स और में, मगर ये हमारे पास ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। ये आपके पास देख रहे हो। अब लेट से कॉपर का भी साइज़ है, अगर लेट से कॉपर का आप साइज़ जो है वो 3/4 इंच यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए ये पैरामीटर्स हैं कि आपके पास ये फ्लो रेट होगा, ठीक है, और कह लें कि जो है अगर ये उसकी वेलोसिटी इसके दरमियान रहेगी, और अगर एवरेज टेम्परेचर इनमें से कुछ भी होगा तो उस वाटर के पास क्या कैपेसिटी है कि वो कितने BTU पर और जो है हीट ट्रांसफ़र कर सकता है पर फुट। ठीक हो गया। ये देख रहे हो हॉट वाटर रेटिंग BTU पर और पर फुट लेंथ, यानी कि अगर इन केस आपके पास एक 1 फुट का आपके पास पाइप गुजर रहा है कमरे में से, तो आपको पता होगा कि ये कितनी हीट गिव अप करेगा। अगर इन केस आपको रिक्वायरमेंट है, लेट से मैं इसी की बात कर लेता हूँ, और ये है आपके पास लेट से 790 है, ठीक है, और आपके पास जो हीटिंग कह लें जो रिक्वायरमेंट है कमरे की वो है आपके पास मैं कह देता हूँ कि जी 5000 या 4000 कर लेते हैं, चलें 4000 जो है स्क्वायर कह लें कि BTU पर और रिक्वायरमेंट है कमरे की। अब ये पर फुट जो है आपके पास बाकी कंडीशन सेम है, और ये 790 या 800 कह लें, तो इसका मतलब है कि हम इसे 5 फुट अगर पाइप हमारा यहाँ से गुजर रहा होगा तो हम ये अटेन कर लेंगे। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट अब यूज़ होता है ये जो रेडिएटर है। अब इन रेडिएटर्स के अंदर क्या हो रहा होगा कि वो जो कॉपर पाइप है वो लूप की फॉर्म में यानी कि ट्यूब्स की फॉर्म में यूँ बारहा फ्लो कर रहा होगा कि इसकी ओवरऑल लेंथ जो है वो तकरीबन कह लें कि 5 फुट ही बन जाए। तो ये इस तरह से काम करेगा। एनीवेज सो इनको कवर कर लिया। अब जो है यहाँ देखो नॉर्मली ना जो आपकी कोर्स बुक में लिखा है वो लिखा है कि जी 1 GPM से लेके 5 GPM तक एक्सेप्टेबल है। नॉर्मली जब हम एयर कंडीशनिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो हम कूलिंग और हीटिंग के लिए सेम ही सिस्टम रखते हैं एयर कंडीशनिंग में, तो उसके लिए हम ना 2.4 GPM से ऊपर नहीं जाते। बेसिकली 2.4 GPM जो है डैट स्टैंड फॉर 2.4 GPM इज इक्वल टू 1 टन। यानी कि हमारा ना एक ये थंब रूल है कि अगर किसी एक टर्मिनल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है ना 2.4 गैलन्स पर मिनट, तो इसका मतलब है कि वो 1 टन कैपेसिटी का यूनिट है। या फिर आप यूँ कह लें कि अगर मुझे आप ये बता देना कि जी आपको कितने टन जो है आपका यूनिट है, तो हम वहाँ से 2.4 से GPM वाले से मल्टीप्लाई करके ना हम बता देंगे कि यार पंप जो है ना हमें तकरीबन इतने GPM वाला पंप हमें रिक्वायर होगा साइड पे। या फिर अगर लेट से ये मुझे कैपेसिटी पता हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यार इतने टन या इस इतने GPM वाला बॉयलर हमें चाहिए होगा। सो ये 2.4 थंब रूल है हमारी इंडस्ट्री का। एनीवेज जो यहाँ आप देख रहे हो कि आपके पास यहाँ डिफरेंट ट्यूब डायमीटर की ये ट्यूब डायमीटर गिवन है और इसकी वेलोसिटी आप देख रहे हो कि आपके पास जो है यहाँ फ्लो रेट आपने कितना मेंटेन करना है गैलन्स पर मिनट, तो उसमें से वेलोसिटी कितनी होगी। तो जितनी हाई वेलोसिटी होगी इसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है उस पर प्रेशर भी ज़्यादा है और वो सस्टेन नहीं कर पाएगा इन अ लॉन्गर रन, और लाजिम बात है उससे नॉइस वगैरह भी होता है। रेजिडेंशियल हीटिंग के लिए जो हीटिंग लोड है वो आपने रखना होता है तकरीबन 180 फ़ारेनहाइट से लेके 250 फ़ारेनहाइट तक, ठीक है, और टेम्परेचर ड्रॉप आपने रखना है 10 से लेके 40 फ़ारेनहाइट तक। यानी कि इसका मतलब है कि आपका जो रिटर्न टेम्परेचर है, यानी कि लेट से आपके घर में कुछ 7-8 कमरे हैं, ठीक है, आपने पहले सप्लाई किया 250 फ़ारेनहाइट पे पानी गया, ठीक है, ऐसा ना हो कि जब वापसी पे वो बॉयलर में आए तो वो कह लें कि वो 100 फ़ारेनहाइट पे हो या 120 फ़ारेनहाइट पे, ऐसे नहीं। सिस्टम कुछ ऐसे हमने डिज़ाइन करना है, फ्लो रेट कुछ ऐसे रखना है कि अगर आपके पास 250 फ़ारेनहाइट पे अगर आपने टेम्परेचर आपने गिव अवे किया है तो जो रिटर्न बॉयलर को पानी मिल रहा हो वो 210 पे मिल रहा हो, इससे नीचे ना हो। 210 बिल्कुल लास्ट लिमिट है। या आपके पास अगर इन केस अगर आप कर रहे हो तो ये इसको मेंटेन रखना है कि जो रिटर्न टेम्परेचर है वो 180 फ़ारेनहाइट से नीचे ना जाए, ठीक है। सो ये जो ये तो खैर हम बात करें बेसबोर्ड रेडिएशन की, जो हमारे जो बाकी रेडिएटर्स हैं उनके लिए भी यही फिनोमेना ही यूटिलाइज हो रहा होगा। अच्छा,
उसके अलावा कह लें कि नॉर्मली जो हम रखेंगे वो 3/4 इंच हम पाइप साइज़ रखेंगे कॉपर का, ठीक है। और तकरीबन जो नॉर्मल हम कह लें कि रखते हैं वो 240 फ़ारेनहाइट तक हम रखते हैं नॉर्मली हाई साइड पे, अगर हमने हाई भी लेके जाना है, ठीक है, सिस्टम। और कह लें कि ये जो सिस्टम अभी जो हम ये डिज़ाइन करेंगे बेसिकली 5 टन से लेके 15 टन तक की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए कह लें कि ये बड़ा फिजिबल एक सोल्यूशन है, ठीक है। एनीवेज हम इसको जो है यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, तो हम हैं यहाँ, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास ये हमारे पास ना एक घर है, ठीक है, जिसमें कह लें कि उसकी जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बन रही है कि यहाँ हमने सेंटर में हीट वाटर रखा हुआ है, तो वहाँ से निकल के पहले इसने एक कमरे में आपके पास जिस तरह ये लाइन देखो, ये जिस तरह लाइन पास ऑन हो रही है, ये एक कमरा आया, उसके बाद दूसरा कमरा आया, उसके बाद तीसरा कमरा आया, ठीक है, उसके बाद ये चौथा कमरा, पाँचवा, छठवां और सातवां, ठीक है। ये 7 हमारे पास कमरे हो गए, ठीक है। और इस पे जो है हमने फाइंड आउट करना है कि ये तमाम चीज़ें किस तरह। सो अभी हम क्या करेंगे कि इस एग्जांपल को हम 1 बाय 1 ज़रा तसल्ली से सॉल्व करेंगे और फिर हम जो है इसके आगे बाकी तमाम बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो न्यूमेरिकल इसको देख लेते हैं, बड़ा शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है, इतना डिटेल में नहीं हम जाएंगे, और ताकि आप लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट डेवलप रहे। ओके जी, सो ये एग्जांपल है हमारे पास। हमारे पास एक घर है जिसमें कह लें कि 7 डिफरेंट रूम्स हैं जिनके अंदर हीटिंग लोड चाहिए, और इनका कंबाइंड जो हीटिंग लोड है वो 68,000 BTU पर आवर है, ठीक है जी। ये सीरीज़ में हमारे पास लग रहा है, एक सीरीज़ लूप हाइड्रोनिक हीटिंग सिस्टम विल बी यूज, ठीक है। और हमें ये बता दिया कि जी 3/4 इंच हमने डायमीटर रखना है बेसबोर्ड रेडिएशन का पाइप का। स्केच उसने जो है हमें यहाँ दे दिया कि यार कुछ इस तरह से इसका ये स्केच है। अब हमने क्या करना है कि बेसिकली इसका लोड, और ये जो टेबल है अगर आप यहाँ तक देखो, जो ये लाइन है यहाँ देखो, तो आपको हर एक कमरे की आपको कैपेसिटी भी, आपको हीटिंग लोड भी आपको मिल रहा है, ठीक है। अब हमने जो है अप्रोप्रिएट हमने टेम्परेचर्स रखने हैं वाटर के, और हमने इस सिस्टम को डिज़ाइन करना है। बेसिकली आपके पास ये टेबल में आपको डाटा तो गिवन है, मगर हमारे पास कैसे आया अभी हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जो वाटर है, अब एक चीज़ तो श्योर हो गई, यहाँ अगर आपने सिस्टम देखो तो आपके पास एक यहाँ होगा, मैं इसे कह देता हूँ कि सप्लाई टेम्परेचर, ठीक है। एक वाटर का सप्लाई टेम्परेचर होगा और एक होगा रिटर्न टेम्परेचर, ठीक है। तो लाजमी होता है, और ये भी आपको पता है कि अब इसमें जो है टेम्परेचर डिफरेंस तो रहना है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं और हम कहते हैं कि जी टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना यहाँ 1, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि जी एज्यूम टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 10, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगा कि जीपीएम कितना आएगा। तो जीपीएम निकालने के लिए जीपीएम इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो Q जो है वो हमें गिवन है कि वो 68,000 है, ठीक है। इसको डिवाइड किया 500 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये वैल्यू मेरे पास आती है तकरीबन 13.6 GPM, ठीक है। ये जो 13.6 की वैल्यू है ये बेसिकली आपके पास एक ख़तरे की घंटी है, ठीक है। खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग नॉर्मली 2.4 से ऊपर ही नहीं जाते, और आपकी जो बुक है वो कह रहा है कि आपके पास 1 से लेके 5 GPM तक होना चाहिए, तो ये एक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हम इंक्रीज़ करते हैं, और मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर डिफरेंस अब हम एज्यूम कर लेते हैं 30 का। सो मैं कहता हूँ कि जी एज्यूम टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक हो गया, ये भी फ़ारेनहाइट था,
तो अब क्या होगा कि GPM या फिर गैलन्स पर मिनट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस या फिर 68,000 BTU पर आवर डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये वैल्यू मेरे पास बनती है 4.5 गैलन्स पर मिनट, ठीक है, जिसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है हमारे पास ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सो इस वजह से इसको मैं यहाँ ग्रीन हाईलाइट भी दे देता हूँ। तो ये हमारे पास एक्सेप्टेबल है। तो अब हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट यूनिट पे, ठीक है, बल्कि यहाँ पे कलर ही चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट यूनिट और ये। अच्छा देखें, एक चीज़ यहाँ नोट कीजिएगा कि फर्स्ट यूनिट में अब आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि हीटिंग लोड में क्या होता है कि हमने रूम बाय रूम कैलकुलेट करना होता है। सो आप देख रहे हो कि फर्स्ट रूम के लिए आपको बता दिए कि हमारा जो हीटिंग लोड है वो है 9200 BTU पर और, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम एक और काम भी कर लेते हैं, हम एक अजम्पशन भी हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है। हम क्या देते हैं कि इसके लिए बल्कि कलर चेंज कर लेते हैं और ऑरेंज ले आते हैं। हम कहते हैं कि एज्यूम सप्लाई टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 220 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो इसका मतलब है कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट होगा उसको जो पानी मिलेगा वो 220 फ़ारेनहाइट पे मिलेगा, और जो हमारे पास ये रेंज होगी ये बेसिकली होगी 220 फ़ारेनहाइट से लेके 190 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। क्योंकि 30 का हमने टेम्परेचर हमने बात की कि 30 का वो ड्रॉप आएगा। एनीवेज, सो ओके, सो इसको हम ऊपर मूव करा लेते हैं। अच्छा, एनीवेज फर्स्ट यूनिट पे आते हैं हम, और फर्स्ट यूनिट में जो है देखो, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है। मुझे ये तो पता लग गया, अगर मेरे पास ये यूनिट है, ठीक है, और ये 1 है, मुझे इतना पता है कि यहाँ से वाटर जो है वो मेरे पास आएगा 220 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, मगर मुझे ये नहीं पता कि यूनिट से गुजरने के बाद यहाँ वाटर का टेम्परेचर क्या होगा। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा कि ये टेम्परेचर अगर आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको हमें टेम्परेचर चेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर चेंज या टेम्परेचर डिफरेंस दैट वुड बी इक्वल टू जो आपके पास टोटल कैपेसिटी है हीटिंग लोड में इधर, ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको। अब 500 मल्टीप्लाई बाय GPM जो कि आपके पास है 4.5, तो ये वैल्यू आपके पास बनती है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब है यहाँ टेम्परेचर होगा 216 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक हो गया। तो यहाँ हमने सप्लाई टेम्परेचर भी हमने चूज़ कर लिया, और रिटर्न टेम्परेचर जो है वो हो गया हमारे पास 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, सो ये अब हमने फाइंड आउट कर लिया एक टेम्परेचर का, लिविंग टेम्परेचर है आपके पास ये, ठीक है। तो जो एवरेज टेम्परेचर है वो होगा आपके पास 220 प्लस 216 डिवाइडेड बाय 2 या फिर 218 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि तो ये 218 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको हमने यूटिलाइज़ करना है और इसको हमने यूज़ करना है कि हमारे पास पर BTU हमारे पास क्या कैपेसिटी है वाटर की, जो कि बेसिकली कह लें कि ये हीट टेक अवे करेगी। देखो हमें, यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हमें ये मालूम है कि 4.5 GPM वाटर जो है वो
यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, मगर वो हमें ये नहीं मालूम कि टोटल लेंथ अब हमने कॉपर पाइप की, या फिर वो आपने दरमियान में देखा होगा वो कुछ स्पेसिफिक एक सेक्शन था जिसके अंदर फिन्स लग रही थी, बेसिकली वो लेंथ है कि हमने वो लेंथ कितनी रखनी है कि पाइप हमें कितना चाहिए होगा इस रूम के अंदर ताकि जो है वो इतनी हीट यहाँ प्रोड्यूस कर सके। सो इसको करने के लिए हम वो एक चार्ट हमने डिस्कस किया था, उस पर हम दोबारा आएंगे। अच्छा, ये टेबल अब आपके पास मौजूद है, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास ये पाइप साइज़ है और जो फ्लो रेट है वो हमारा 4.5 है। चलो हम ये बेसिकली ये जो 4 वाला है हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। ये 4 है और यहाँ अगर आप देखो जो नियरेस्ट हमारे पास वैल्यू है, जो क्लोजेस्ट है वो 220 डिग्री फ़ारेनहाइट है और उस पर आप अगर इसकी वैल्यू नोट करो तो वो है 890। यानी कि अगर आपके पास 1 फुट आपके पास अगर एक कॉपर पाइप होगा जो कि कह लें कि ऑपरेट कर रहा होगा, यानी कि 220 पे आ रहा होगा और बेसिकली वो 216 पे जाएगा, ठीक है, तो उसका जो हीट वो कह लें कि दे के जाएगा वो बेसिकली होगी 890 BTU पर फुट। सो अब हमने क्या करना है, हम यहाँ कह सकते हैं कि या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि फॉर 4 GPM एंड 220 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, हमारे पास जो लेंथ होगी डेट वुड बी इक्वल टू 9200, ठीक है, डिवाइडेड बाय 890। तो ये हमारे पास बना 10.3 फुट, या फिर मैं इसे कह देता हूँ कि जी लेंथ जो है इज इक्वल टू 11 फुट। राउंड ऑफ मैंने इस वजह से किया क्योंकि एक तो हमारा 4.5 GPM है और दूसरा टेम्परेचर था 218। एक तो हल यह है कि जी आप यहाँ से इंटरपोलेशन कर दें, मगर वो ज़रा हेक्टिक हो जाएगा, तो हम इसको यूं ही अब इसको यहाँ कर देंगे, ठीक है। सो ये हो गया एक रूम के लिए। इसी तरह अब आप बाकी रूम्स के लिए भी ये फाइंड आउट करेंगे, और अगर आप यहाँ देखो तो हमने बिल्कुल इसी तरह फाइंड आउट किया, ठीक है। 4.5 गैलन्स पर मिनट रखा, 220 हमने रखा और आउट जो है हमारा 216 था, एवरेज 218 निकला और लेंथ आ गई 11। अब रूम जो यूनिट 2 है अगर आप उसके लिए देखो यहाँ, और अगर आप एक चीज़ यहाँ नोट करो कि जो उसका इनलेट टेम्परेचर है वो है 216, ठीक है, यानी कि जो इसका आउट था वो इसका बन गया इन, और अब जो इसका ये आउट है ये अगले वाले के लिए इन बन जाएगा, ठीक है। सो इस तरह ये सो ऑन स्टेप चलता रहेगा और एंड पे आप देखो तो हमारे पास जो आउट हमें मिला वो हमें समवट मिला तकरीबन 189 के ऊपर। 189 जो है अभी भी बड़ा है आपके पास 190 से, इसका मतलब है कि ये डिज़ाइन आपके पास फिजिबल है। तो जो आपकी असाइनमेंट होगी उसमें भी आपने क्या करना है कि आपने अपने घर का आप किसी फ्लोर का जो है आप मैप ले लेंगे और उस मैप को जो है अब आपने प्रॉपर उसका हीटिंग लोड भी निकालना है, ठीक है, कंसिडरिंग के कौन कौन सी सरफेस है जो कि आउटसाइड के साथ एक्सपोज है उसको मेंशन करना है। अच्छा, इसमें ऐसे होता है, याद रखिएगा कि अगर इन केस कोई ऐसी वॉल है, बल्कि इनफैक्ट आई थिंक हमें अच्छा चलें, जिस तरह हमने यार हीटिंग लोड निकाला था, देखें अगर तो आपके पास एक कमरा है ना और उसकी अगर लेट से सिर्फ एक दीवार ही आउटसाइड एक्सपोज्ड है और बाकी 3 नहीं है, तो आप बाकी 3 को नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ जो आउटसाइड के साथ एक्सपोज हो रही है वॉल सिर्फ उसको ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो उसमें याद होगा वो 14 बाय 12 का कमरा था, 168 स्क्वायर फुट नहीं, आई बिलीव वो बनता था, नहीं 168 नहीं था वो, तकरीबन 126 स्क्वायर फुट को वो कुछ बनता था, वो डायमेंशन चेंज थी, बल्कि हम यहाँ से उसको ओपन ही कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो तो हाँ जी ये 12 बाय 14 फीट था, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप देखो तो सिर्फ हमने एक ही वॉल कंसीडर की थी 126 वाली, ठीक है।
हमने ये बाकी ये वाली वॉल या ये वॉल नहीं कंसीडर की, क्योंकि आउटडोर के साथ सिर्फ ये हो रही थी। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये समझ आ गई होगी। ठीक है, और आप लोग जो है इजीली कोई भी रेडिएटर सिस्टम अब डिज़ाइन कर सकते हो। सो हीटिंग लोड यहाँ ख़त्म होता है इंशाल्लाह। अब हमारा सिर्फ कूलिंग लोड वाला टॉपिक रह गया, और इसके बाद जो है हम अब कूलिंग लोड की तरफ जाएंगे। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़, और अगर कोई भी क्वेरी हो लेट मी नो। अच्छा, क्विकली सम फाइनल वर्ड्स। अच्छा, ये बेसबोर्ड रेडिएशन है, ठीक है, ये हमने डिज़ाइन कर ली। जो मैंने आपको यहाँ टॉप पे दिया हुआ है, ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट एक था सिंपल सा, उसका बेसिकली बिल ऑफ क्वांटिटीज़ या BOQ है, जिसमें आप देख रहे हो कि उन्होंने एक बॉयलर मांगा और उसकी कैपेसिटी देखो 90,000 BTU/आवर। ठीक है, उसके बाद एक पंप चाहिए, लाजिम आता है, हमने पंप जो है वो ट्रांसफ़र भी तो करना है पानी उसके लिए, हॉट वाटर। और उसके बाद आप देख रहे हो दरमियान में रेडिएटर्स मौजूद हैं, और D100 बेसिकली उसकी कैपेसिटी है कि वो 100 BTU/आवर कुछ इस तरह से, या यानी कि डिफरेंट कैपेसिटी थी। तो उसने यहाँ साइज़ भी दे दिया कि 24x40 इंच बेसिकली साइज़ होगा, बेसिकली ट्यूब्स का साइज़ उसने यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह उससे 3 वो रेडिएटर चाहिए थे। ये सिस्टम काम कैसे करता है वो आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर होगा कि ये आपके पास बॉयलर है, और ये देख रहे हो ये रेड में जो है आपके पास ही लाइन चल रही है, और आप देख रहे हो ये रेडिएटर। सो इस तरह बेसिकली आपके पास ये सिस्टम काम करता है। ठीक है, सो ये बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर एक है इकोनोमिया के नाम से, पाकिस्तान में लोकल ही है, वो बेसिकली ये लोग बनाते हैं इस्लामाबाद में। सो इनका एक बेसिकली, और ये सिर्फ मैं आपको एक सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली उनकी तरफ से ये कोटेशन एक थी, मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए कोट करना था। सो आप सिंपल ये देख रहे हो, बेसिकली ये इसकी कॉस्ट थी इन 3 चीज़ों की, और लाजमत है बीच में कॉपर वगैरह वो अलग से लगना था। सो ये कुछ इस तरह का ये सिस्टम है, कुछ इस तरह इसकी ये प्राइसिंग होती है। तो यहाँ जो है हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।